हेलो 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 नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? एक बार जल्दी से बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं? जल्दी से बता दीजिएगा भैया। हाँ, तुरंत से पहले बता दीजिए जी कि क्या मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? मैं आप सभी को दिखाई और सुनाई दे रहा हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कैसे हैं आप लोग सभी? जल्दी से एक बारी बता दीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग और आप सभी को एसएम सर का नमस्कार। और परंपरा की तरह मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करता हूं मैं। एक बार जल्दी से क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार जल्दी से क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बढ़िया। परंपरा के अनुसार दो चार नाम लिए लेते हैं। गुड मॉर्निंग निधि, गुड मॉर्निंग दीनदयाल, गुड मॉर्निंग इलेश, गुड मॉर्निंग मंजिला, गुड मॉर्निंग आसिफ, सूरज, सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। सर दो क्लासेस एक साथ क्यों चल रही हैं? आप ही लोगों ने डिमांड किया था कि सर अंग्रेजी माध्यम के बैचेस में दो दो फैकल्टीज पढ़ाते हैं, हमारे पास विकल्प होता है कि हम किससे पढ़ना चाहते हैं। उसी के वजह से यहाँ पे भी आपको ये विकल्प दिया गया। आपको एक ही क्लास करनी है, दोनों क्लासेस नहीं करनी है ना। चाहे मेरी कर लो, चाहे दूसरे सर की कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए शुरू करें क्या? जल्दी से बता दीजिए, एक बार क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3, मोल कॉन्सेप्ट का। मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। दो बातें, आप जैसा कि जानते हैं ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप चाहें तो स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडब्ल्यू के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जो मेरे लिए बनाया गया है। और ये छोटा सा व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप चैनल तब के लिए जब टेलीग्राम चैनल बंद हो जाए, है ना। हाँ, तो आप चाहे तो दोनों से जुड़ सकते हैं। दोनों में कुछ बातें आती हैं, जैसे कल मैंने जो होमवर्क दिया था वो उस पर अपलोड कर दिया था, दोनों पर ही अपलोड कर दिया था जो मैंने होमवर्क दिया था, है ना। हाँ, क्योंकि होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें सर, सबसे पहले आज के लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज के लेक्चर का सबसे पहला काम अपन होमवर्क डिस्कशन के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे सर? होमवर्क डिस्कस करेंगे सर। होमवर्क डिस्कशन के बाद फिर हम क्या करेंगे सर? फिर हम परमाणविक भार और आणविक भार, परमाणविक तथा आणविक भार को पढ़ेंगे। परमाणविक आणविक भार के बाद फिर हम पढ़ेंगे RAM राम और RMM। फिर हम पढ़ेंगे आपका गाम और GM। डरिएगा मत कि सर ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अरे तुम्हें डरने की बात नहीं है, सर ने जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा वो तुम्हारी कॉपी में पूरा दीर्घतम रूप में जो लिख सकते हो वो लिखाया जाएगा। दीर्घतम रूप में जो लिख सकते हो वो लिखाया जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद लास्ट क्लास का रिकैप अगर हम करें तो लास्ट क्लास में हमने जो चीजें की थी मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूं। ये 5 मिनट का सेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ध्यान से देखिए। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या देखा था सर? हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखा था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने पे हमारा मेन फोकस था। और हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालना सीखा सर? तो हमने देखा प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होती है ना, प्रोटॉन की संख्या Z के बराबर होती है, न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z के बराबर होती है। ये एक परमाणु के लिए नियम है। ये एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उसके परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z यानी कि परमाणविक भार और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है सर? तो प्रोटॉन और माइनस अपन कर देते हैं आवेश। इस तरीके से हमने चीजों को निकालना सीखा था। अब मान लो हमारे पास एक यौगिक हो, अणु हो, तो क्या करेंगे? जितने परमाणु है सबके लिए, जितने परमाणु है सबके लिए अपन क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे और सबके लिए जोड़ करके उसको निकाल के फाइनल आंसर दे देंगे। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत अपन सवाल के साथ करते हैं। क्या सभी आप लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं? आज की क्लास की शुरुआत पहले होमवर्क डिस्कशन करें या पहले चलो होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं ना। हाँ, आइए होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। मैंने 2 पन्नों का होमवर्क आपको दिया था, देखते हैं कितने लोगों ने इसको कर लिया। जल्दी जल्दी बता दो सर कितने, एक बार पोल कर लेते हैं भाई, कितने लोगों ने होमवर्क किया था। 30 सेकंड का ऑप्शन आपको दे रहा हूं, हाँ या ना आपको टिक करना है। 30 सेकंड का ऑप्शन आपको दे रहा हूं। सर कौन सा चैप्टर है? ये मोल कॉन्सेप्ट नामक चैप्टर है। दिस इज मोल कॉन्सेप्ट का चैप्टर है ना। हाँ, चलिए सर, डीपीपी में 8 नंबर समझा। डीपीपी का सवाल आज आप थोड़ा सा करेंगे, मैंने बोला था ना डीपीपी रुक जाना यार, सारे सवाल मत करना।
है ना। डीपीपी मैंने आपको इसी के लिए कहा था कि डीपीपी में रुक जाना यार, सारे सवाल अभी नहीं करने। आज के लेक्चर के बाद आप डीपीपी के सारे सवाल कर पाएंगे। तभी मैंने कुछ सवाल खुद से होमवर्क दे दिया था, ये देख लेते हैं। तो पहला सवाल आपको दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या आपको ज्ञात करनी है। इन सभी तत्वों में, मतलब यौगिक हो सकते हैं, पदार्थ है ये सभी के सभी, कुछ यौगिक है इसमें से, कुछ अणु है इसमें से, कुछ परमाणु है। इसके लिए आपको ज्ञात करना है। कितने लोगों ने कर लिया भाई, आइए देख लेते हैं भैया रिजल्ट का बताता है। इसी से पता लगेगा कि तुम असलियत में कितना पढ़ रहे हो, तुम्हारे अंदर वो सारी आग बची है कि हाँ देखो 75 और ज्यादा चाहिए भाई मुझे, ये कम से कम 90% लोग रोज होमवर्क तो करो यार। प्लीज होमवर्क कीजिए सर, प्लीज होमवर्क रोज कीजिए। शुरुआत में आपको बहुत मजा आने वाला, जैसे अभी के लेक्चर में क्या है कि हल्की हल्की चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर आपने रोज होमवर्क नहीं किया तो आने वाले 5-7 लेक्चर में तुम पागल हो जाओगे। और मैं एक बात बड़े क्लियर रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा, एकदम क्लैरिटी के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं, एकदम स्पष्टता के साथ ये बात कहना चाहता हूं। मैं आपको एकदम रेंगती हुई चाल में चलाने नहीं आया हूं। हम यहां रेंगने नहीं आए हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने एक चीज देखी, एक चीज समझा मैंने। आप लोगों को क्या लगता है, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं, आप लोगों को क्या लगता है कि कई बारी हम रेंग के चलेंगे धीरे धीरे। रेंग के चलने का मतलब है धीरे धीरे। जो टॉपिक हमें 1 दिन में खत्म करना था, उस टॉपिक को हम 6 दिन में खत्म करेंगे। एक विकल्प है ये, 6 दिन में पढ़ोगे। अगर एक टॉपिक जो 1 दिन में होना था उसको आप 2 या 3 दिन दोगे तो मजा बहुत आएगा, आपको लगेगा अरे यार क्या गर्दा क्लैरिटी से हम समझे हैं। लेकिन ये मजा आपको फाइनली लड़ाई में जिताएगा नहीं सर, है ना। इस मजे के कारण ये अंततः सजा बन जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहूंगा कि हमें जितने लेक्चर मिले हैं उससे बाहर जाने की, मान लो ठीक है 1 आध लेक्चर हो सकता है ऊपर नीचे, बट उससे बहुत ज्यादा डेविएट नहीं होऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। और अगर मैं डेविएट हो रहा हूं तो भाई बहुत ज्यादा डेविएट हो रहा हूं। मान लो मेरे को एक लेक्चर में, है ना, एक चैप्टर में मेरे को 15 लेक्चर मिले हैं, लेट सपोज एग्जाम्पल, या इसमें मेरे को 10 लेक्चर मिले, 12 लेक्चर मिले, 13 लेक्चर मिले, और मैं 20 लेक्चर में अगर इस चैप्टर को आपको करवा रहा हूं और 20 लेक्चर में यही चैप्टर मैं अर्जुना वालों को भी करवा रहा हूं, तो ये मेरे ऊपर दाग है भाई। समझ रहे हो मेरी बात, ये मेरे ऊपर दाग है। हाँ, ये मेरे ऊपर दाग है भाई, क्योंकि हम यहां रेंगने नहीं आए हैं। हमारा टारगेट है 11वीं 12वीं पूरा कंप्लीट करना, और 11वीं 12वीं पूरा कंप्लीट करके रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना भाई। हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कैसे करें, हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कैसे करें। याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा मेन टारगेट है। और जब तक हमारा मेन टारगेट ये रहेगा, तब तक एकदम आप ऐसा मत समझिएगा कि एकदम चम्मच से नहीं पिलाई जाएंगी चीजें। तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें लड़ना है, लड़ाई तुम्हारी है। मैं बड़े भाई की तरह तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तब तक खड़ा रहूंगा, तब भी खड़ा रहूंगा जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे पूरी दुनिया में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, उस वक्त भी खड़ा रहूंगा। लेकिन मैं तुम्हें कभी बैठने नहीं दूंगा भाई, तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम्हें भागना पड़ेगा, है ना, तुम्हें भागना पड़ेगा भाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए एक बार जल्दी से। तुम्हें भागना पड़ेगा मेरे भाई, तुम्हें भागना पड़ेगा। खैर वापस आते हैं सर, है ना। सबसे पहले होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। होमवर्क में मैंने आपको एक सवाल ये दिया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमें होमवर्क नहीं मिला। मैंने आपको क्या बोला था, होमवर्क या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे जो भी होमवर्क दिया करूंगा इसके अंदर वो अपडेट कर दिया करूंगा, या फिर दूसरा विकल्प ये है, कि आप रोज क्लास खत्म होने के बाद, जब आपकी बायो की क्लास खत्म हो जाए, तो फिजिकल केमिस्ट्री के नोट्स एक बार पुनः देख लिया करें। आइए एक एक करके इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। N2 की अगर मैं बात करूं तो N2 में हमारे पास 2 नाइट्रोजन परमाणु है, यानी कि 2 7 14 है ना। तो इसमें आप बोलेंगे सर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पे लिख देता हूं, मैच कर गया तो दिल बनाते चलिएगा, प्रोटॉन की संख्या अगर आप यहां पे निकालोगे तो 2 × 7, Z को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुल 2 नाइट्रोजन परमाणु है। जिसको भी अणु में समझ नहीं आया वो समझो। अबे N2 का मतलब है नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन मिलके N2 बना रहे हैं। इसके पास 7 प्रोटॉन है, इसके पास भी 7 प्रोटॉन है, तो दोनों को जोड़ देंगे या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन क्या बोलेंगे सर कि ये 2 इंटू 7 यानी कि कितने प्रोटॉन हो गए, 14 प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन के बाद अगर अपन न्यूट्रॉन निकालने जाएंगे तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर, फिर से 7, 14 में से 7 घटा है 7, मतलब एक नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन है, माइनस जेड किया। एक नाइट्रोजन के पास अगर 7 प्रोटॉन है और हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो हम बोलेंगे 2 इंटू 14 माइनस 7 यानी कि कितना हो गया सर, ये भी 14 हो गया, 7 दूनी 14 ही हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, चूंकि उदासीन प्रजाति है, उदासीन प्रजाति में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा आपका 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, 14 प्रोटॉन, 14 न्यूट्रॉन। जिसका आ गया जल्दी से दिल बना दीजिएगा। दूसरे नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है कार्बन और साथ ही साथ 2 ऑक्सीजन के परमाणु। कार्बन की बात करें तो मैंने लिख रखा था वहां पे कार्बन 6, 12 लेना है, ऑक्सीजन को अपन को कितना लेना था सर, 8, 16 लेना था। इसकी बात करें तो अब इसमें हमारे पास कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो सबके प्रोटॉन को जोड़ेंगे। तो अगर आपको प्रोटॉन की संख्या निकालनी है तो आपने बोला कार्बन का एक ही परमाणु है, इसका मतलब कार्बन के पास एक परमाणु पे 6 प्रोटॉन होते हैं, तो 6 प्रोटॉन हो गया। प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, एक प्रोटॉन, एक परमाणु में 8 प्रोटॉन होते हैं, तो 2 परमाणु में कितना हो गया, 2 इंटू 8, ये कितना आ गया सर, आप बोलेंगे 8 दूनी 16 और 6 22, ये 22 प्रोटॉन हो गए सर। 22 प्रोटॉन के बाद अगर हम बात करें किसकी सर, न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे न्यूट्रॉन में A माइनस जेड करेंगे। A माइनस जेड कैसे करते जाएंगे बताते जाइए। तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन की संख्या कितनी है सर, इसमें A माइनस जेड किया तो 12 में से 6 गया तो 6 ही आ रहा है, तो 6 प्लस 2 परमाणु है तो 2 लिख दिया पहले, और फिर 16 में से 8 घटाए कितना आया 8, ये भी कितना आ गया सर, ये भी 22 ही आ गया। और उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन भी 22 आएगा, मतलब ये तीनों ही 22, 22 और 22 है, तीनों ही 22, 22 और 22 हैं। उसके बाद H2SO4 पे चले सर। H2SO4 थोड़ा बड़ा है सर, क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्यादा परमाणु है, बट कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जोड़ना ही तो है ना, जोड़ने का ही तो खेल है। तो आप बोलोगे सर देखो हाइड्रोजन 1, 1 है, कितने हाइड्रोजन है सर, 2 हाइड्रोजन, 1, 1 वाले कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस एक सल्फर है, सल्फर होता है 16, 32, ये सब दे रखा है तुम्हें, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या होते हैं सर, ऑक्सीजन होते हैं आपके 8 और 16। आपने बोला ठीक है सर, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा लंबा है, इसको यहां पे करेंगे। तो आप बोलोगे सर इसमें प्रोटॉन अगर हमें निकालना, अब सुनना ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया उसके पास एक आखिरी मौका है समझने का, एक मौका और अगले दिन भी है ना। तो आपने बोला सर इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रोटॉन की संख्या 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू हाइड्रोजन का जेड 1, प्लस एक ही सल्फर है, सल्फर पे कितना प्रोटॉन है 16, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन है सर 8, तो 4 इंटू 8, एक ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है, 4 के पास 4 8 है 32 हो जाएंगे। सबको जोड़ दिया, कितना आ रहा है सर, 32 में 16 जोड़ा 48, में 2 जोड़ा 50, वाह जी वाह। उसके बाद न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन में आप 2 करोगे A माइनस जेड, तो आप हाइड्रोजन के लिए 1 माइनस 1 कर दोगे, प्लस सल्फर परमाणु कितना एक ही है, एक में कितना हो जाएगा सर A माइनस जेड सल्फर के लिए, तो ये हो गया 32 में से क्या घटाएंगे, 32 माइनस 16 कर देंगे, और प्लस अपन क्या करेंगे 4 इंटू 16 माइनस 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 हो गया सर, तो 2 इंटू 0 प्लस 16 और प्लस 4 इंटू 8, तो 32 में 16 जोड़ा, ये कितना आ गया सर 48 है ना, 32 में 16 जोड़ा, ये आ गया 48। इसका मतलब इसके पास 48 न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो आप साफ साफ बोलोगे सर काहे की उदासीन स्पीसीज है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे, तो इसके पास 50 इलेक्ट्रॉन भी हो गए। कितने लोगों को ये बात चमक गई, जल्दी से बता दीजिएगा, कितने लोगों को ये बात चमक गई, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा सर फटाफट। मैंने सारे कर लिए सर, निदा दीदी बहुत ही बेहतरीन। चलिए क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी का, मैच करके अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब कहां गए हो, ये रहा है ना, हाँ 3 नंबर तक कर लिया था, 3 नंबर तक कर लिया था, अब 4 5 6 कर लेते हैं। आइए जी, यो देखिए चौथे नंबर की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे दूर दूर कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए, है ना। हाँ ये लो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपन को करना चाहिए, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपन को करना चाहिए। आइए देख लेते हैं, इसकी बात करते हैं। सर इसमें क्या क्या है, आप बोलेंगे सर एक है नाइट्रोजन प्लस 4 है हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या है सर 7 14 और 4 हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन के बारे में मैंने बता रखा है 1 1 होता है, तो इस पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा सर, तो 1 इंटू 7 तो 7 प्लस 4 इंटू 1 4 इंटू 1 कितना हो गया सर 11 प्रोटॉन हो गया। सर इस पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा सर, तो 14 माइनस 7
इसके आगे कुछ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि एक ही परमाणु है, अगर ज्यादा होता तो मल्टीप्लाई करते, एक के लिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। इसमें 4 परमाणु है और इसके लिए कितने न्यूट्रॉन होंगे, 1 - 1। तो आप बोलोगे तो 0 हो गया सर, ये कितना आ गया, ये 7 प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा सर, अब पॉजिटिव चार्ज है बाबू, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में आप बोलोगे सर प्रोटॉन की संख्या में माइनस कर देंगे आवेश, और आवेश के साथ ध्यान क्या रखेंगे, आरबीआई ने आपको बताया आवेश को हमेशा साइन के साथ लिखेंगे। तो आपने बोला प्रोटॉन थे 11, इसमें माइनस कर दिया आवेश, आवेश था +1, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, तो ये कितना आ गया 10। इसका मतलब इसका आंसर है 11, 7 और 10। इसका आंसर है 11, 7 और 10। आगे चलते हैं। HCO3- जिसको अपन बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं। बाइकार्बोनेट आयन में क्या है, इसमें जगह ज्यादा लगेगी भाई, बाइकार्बोनेट आयन में जगह लगेगी ज्यादा, है ना। हाँ, तो बाइकार्बोनेट आयन को, इसको सबको ढकेल देते हैं इधर, है ना। हाँ, बाइकार्बोनेट आयन को इधर लेके आते हैं, अभी बाद में करेंगे, पहले बाइकार्बोनेट आयन में थोड़ा सा स्पेस लग तो ज्यादा। चलिए बाइकार्बोनेट आयन की बात करें तो आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन है जो कि 1 1 दे रखा था, कार्बन भी एक ही है सर जो कि 6 12 दे रखा था, ऑक्सीजन 3 है सर जो कि कितना दे रखा था सर, आपका 8 और 16। ठीक है, अब इसमें नेगेटिव चार्ज है वो बाद में करेंगे, सीधा इलेक्ट्रॉन के केस में। आपने बोला प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी सर, तो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जेड का मान 1 है तो 1 प्लस एक कार्बन है, इसके जेड का मान 6 है तो 6, 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 6 कर दिया, है ना। 3 × 6 ये कितना आ गया सर, तो आप बोलेंगे सर 7 और 7 में 18, 18 में 7 जोड़ा कितना आ रहा है, जल्दी बताओ यार। अबे मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, देख लो भाई, कोई गलती वलती तो नहीं करी है। अच्छा सॉरी, ये 6 नहीं है 8 है। अबे यार अपनी हैंडराइटिंग में अपने फंस जा रहा हूँ। 24 में 6 जोड़ा 30, 30 में 1 जोड़ा 31 से कितना आ गया सर, 31 प्रोटॉन। प्रोटॉन के बाद अगर अपन न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन हो जाएगा A - Z यानी कि 1 - 1 प्लस अपन करेंगे 12 - 6 प्लस अपन करेंगे 3 हाइड्रोजन आइटम है, 3 × 16 - 8 ये कितना आ गया सर, ये तो 0 हो गया सर, ये हो गया आपका 6 प्लस 8 × 24 यानी कि ये हो गया 30। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन यानी कि 31 माइनस आवेश, आवेश माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आया 32 यानी कि 31, 30 और 32 इज द करेक्ट आंसर। 31, 30 और 32 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं सर, इसके बाद किस पे चलते हैं सर, इसके बाद अपन चलते हैं आपका HCl और N3- है, इसको बाद में कर लेंगे, O3 पे, है ना। O3 की बात करें तो 3 ऑक्सीजन एटम है, सिंपल है। O3 तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा भाई, O3 के लिए डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। O3 में अगर आप प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 × 8 जो कि कितना हो गया 24। O3 के लिए आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो आ जाएगा 3 × 16 - 8 ये भी हो गया 24। O3 के लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3 × मतलब ये तो प्रोटॉन के बराबर ही है क्योंकि कोई आवेश नहीं है, तो ये भी 24 हो जाएगा यानी कि इसका आंसर है 24, 24, 24, है ना। हाँ 24 घंटे, मेरा नाम है अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। फिर आया HCl। HCl में 2 परमाणु है, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को अपन यहां लिख देते हैं, हाइड्रोजन है 1 1 और साथ में एक क्लोरीन है, क्लोरीन दिया था मैंने 17 35। अब इसके लिए निकालेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 17 18। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 - 1 0 प्लस 35 में से 17 गया, कितना बचा 18, तो ये भी कितना आ गया सर 18। देख लो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। उसके बाद अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें, आप बोलेंगे कोनो चार्ज नहीं, क्योंकि कोनो चार्ज नहीं तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं सर, N3- की बात कर लेते हैं। N3- में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे एक ही नाइट्रोजन एटम है, 3 ऊपर की तरफ है, एक ही नाइट्रोजन है, उस पर -3 चार्ज है, तो सीधा सीधा लिख दो है बाबू, तुम 7 14 होते हो तो तुम्हारे पास प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 7, तुम्हारे पास न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 14 - 7 कितना हो गया 7, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस आवेश जो कि है -3 ब्रैकेट में साइन के साथ, तो माइनस का माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 10 यानी कि 7 7 10 इज द करेक्ट आंसर। 7 7 10 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का मैच कर गया, एक बार जल्दी से दिल बना दीजिए। कितने लोगों का मैच कर गया, एक बार जल्दी से क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए। बहुत ही बढ़िया। और जिनका मैच नहीं किया है, डरने की बात नहीं है, सीखने आए हो सीखते रहेंगे, सीखने आए हो सीखेंगे, हम सीखेंगे और हम सवाल करेंगे। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं बेटा, तुमने कहीं भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी होगी, इतने सवाल तुम नहीं करोगे। तुम चैप्टर नंबर 1 में देख लेना, कम से कम अपन 1000 सवाल करेंगे चैप्टर 1 में, कम से कम तुम्हारे नोट्स में 1000 सवाल होंगे। हाँ, तुम्हारे नोट्स में कम से कम 1000 सवाल होंगे।
और सिर्फ सवाल नहीं होंगे। आज तक तुमने फिजिकल केमिस्ट्री का रटने का तरीका सीखा होगा, इस बार ऐसे ऐसे आरबीआई दे के सिखाऊंगा ना कि तुम्हें मजा नहीं आ गया फिजिकल केमिस्ट्री में, इश्क नहीं करवा दिया ना, तुम खोज खोज के सवाल अगर मोल कॉन्सेप्ट के नहीं करने लग गए, नीट के नहीं जेई मेंस के सवाल खोज खोज के नहीं करने लग गए लेक्चर खत्म होने तक, तो मेरा नाम बदल देना। बस तुम साथ देना, मेरा साथ रहना, जो मैं कह रहा हूं उतना करते रहना। अगर आप साथ दोगे मेरा तो मैं आपको होता ना सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा भाई, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा। हाँ, जैसा उदय शेट्टी को बनाया था वेलकम मूवी में। आइए चलिए शुरू करते हैं। सर क्या पहचानना, एलिमेंट है कि कंपाउंड है और साथ में एटम है कि मॉलिक्यूल है, यही पहचानना। आइए देख लेते हैं। सर टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, उसको स्कैन कीजिए, उस कोड को हो जाएगा। HClO4 की बात करें तो आप बोलोगे एक एटम, दो एटम, तीन एटम और सबका थोपड़ा अलग। थोपड़ा अलग तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया सर। अरे लड़कों का फेवरेट कलर ले लेते हैं, दैट इज पिंक। थोपड़ा अलग तो ये क्या हो गया सर, कंपाउंड हो गया। थोपड़ा अलग तो सर ए और जेड कैसे, ए और जेड कैसे नहीं, ए और जेड हमने कल की क्लास में सीखा था। ए का मतलब होता है परमाणविक भार, जो कि हमने सीख रखा है। उसके बाद कंपाउंड का सबसे छोटा इकाई क्या होता है सर, कंपाउंड का सबसे छोटा इकाई m यानी मॉलिक्यूल यानी कि अणु होता है। अगले पे आते हैं सर H2S की बात करें, एक थोपड़ा ये, एक थोपड़ा ये, दो अलग अलग थोपड़े हैं, मतलब अलग अलग परमाणु है, हाइड्रोजन भी है सल्फर भी है, तो कंपाउंड हो गया। कंपाउंड देखा तो m मार दिया, आंख बंद करके सोचना ही नहीं है। फिर अगर अपन बात करें सर सल्फर 8 में आप बोलोगे ये सर थोपड़वा एक के है, अलग अलग थोपड़ा नहीं है सर, अलग अलग थोपड़ा नहीं है तो एलिमेंट हो गया। लेकिन जैसे ही एलिमेंट हुआ अब हमारे पास सवाल है, क्या एक एटम संख्या एक है या एक से अधिक है? आप बोलोगे सर ये तो भीड़ लेकर के आया है, जो भीड़ लेकर के आए, जो भीड़ में आए उसको मॉलिक्यूल कहते हैं, और जो अकेले आए उसको शेर कहते हैं। ये भीड़ लेकर के आया है सर, तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, अणु हो जाएगा। है तो एलिमेंट लेकिन एलिमेंट का अणु है, एलिमेंट का अणु है सर। एयू की बात करें आप बोलोगे सर ई तो क्या है, ई तो ई एलिमेंट है सर, ए का ही थोपड़ा है। ऐसे मत बोलना सर ए भी है और यू भी है, दुद्दू हुआ ना, ऐसे नहीं करना है सर, इतना भी कैजुअली नहीं लेना है ना। ठीक है, इसकी बात एलिमेंट है। फिर आप बोलोगे सर ये अकेला आया है कि भीड़ लेके आया है? सर अकेला आया है, जो अकेला आता है वो एटम होता है, शेर होता है सर। HNO3 की बात करें, एक थोपड़ा, दो थोपड़ा, तीन थोपड़ा, तीन अलग अलग थोपड़े, तीन अलग अलग थोपड़े तो कंपाउंड हो गया। कंपाउंड हुआ तो छोटा यूनिट मॉलिक्यूल होगा। जिंक की बात करें तो अकेला थोपड़ा, एक ही थोपड़ा, एक से अलावा थोपड़ा है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर क्योंकि एक ही थोपड़ा है, क्योंकि एक ही थोपड़ा है तो ये एलिमेंट हो गया, और एलिमेंट का छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु होती है। C6H6 की बात करें सर, एक थोपड़ा इधर, एक थोपड़ा इधर, आप बोलेंगे टोटल कितने थोपड़े, दो। दो थोपड़े का मतलब हो गया कंपाउंड, कंपाउंड का छोटा इकाई क्या हो गया, मॉलिक्यूल। इसकी बात करें भाई साहब ये तो बहुत सारे थोपड़े हैं, है ना, ये तो बहुत सारा थोपड़ा है, तो कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। कितने लोगों का ये मैच कर गया, जल्दी से दिल बना दीजिए। अब हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास, अब हम शुरू करने वाले हैं आज की क्लास। एक बार जल्दी से क्लोरोफिल वाला दिल बना दीजिए, या चमका चमका कर दीजिए, चमका का आंकड़ा 100 के पार करिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। एक बच्चा कह रहा कि सर मैंने आपसे इनऑर्गेनिक पढ़ी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अब फिजिकल पढ़ के देख। अगर प्यार नहीं हो गया ना बेटा, मतलब नीड वाले बच्चे इस तरीके से फिजिकल पढ़ते ही नहीं है ना। हाँ, नीड वाले बच्चे इस तरीके से फिजिकल कभी पढ़ते ही नहीं है जैसा मैं पढ़ाता हूँ। हाँ चलिए चलिए चलिए, एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं भाई, अगली बार सारा सही करेंगे। अब अगला सवाल, एक सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सवाल फेंक के मारूं, संभाल लोगे, बोलो यस और नो। अबे हाँ कि ना तो बोल दो भाई। एक सवाल आपके मुंह पे फेंक के मार रहा हूं, इसको संभालना है आपको। सवाल है आज के क्लास का C1, सवाल है आज के क्लास का C1। C1 क्या है सर, यूरेनियम 235-92 के नाभिक में उपस्थित होंगे, क्या क्या उपस्थित होंगे, ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इनमें से ऑप्शन सही होगा या इनमें से कोई भी नहीं सही हो सकता है। आइए चलिए सवाल करते हैं। आपको 40 जोड़ना घटाना है तो 45 सेकंड का समय दे दिया, 45 सेकंड के समय में इस सवाल को कीजिए। तब तक मैं कठोर बच्चों के कोमल डाउट्स ले लेता हूं। कठोर बच्चों, सर NH4 में न्यूट्रॉन का नंबर 7 + 4 11 आएगा, 7 कैसे? देखो सर NH4 में जो हाइड्रोजन है ना, इसमें 1 1 होता है, इसका मतलब ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये है प्रोटॉन की संख्या। तो अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, मतलब आप कह रहे हो कि सर इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1, इसके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, इसका मतलब न्यूट्रॉन 0 है, तभी तो इसका योग भी 1 आएगा। और न्यूट्रॉन 0 होने के कारण हाइड्रोजन में 4 न्यूट्रॉन नहीं आएंगे, जिसके कारण आपका आंसर 11 आ रहा था। सर HCl में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 19 होगा ना, देख लेते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है ना बेटा, 18 नहीं होता है ना, 17 होता है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। अच्छा और कोनो डाउट होता है का? रीसेंट डाउट में क्या है, ई का है भाई,
पॉपुलर पॉपुलर डाउट तो कुछ नहीं होता है। चलो चलिए देख लेते हैं भैया इसका आंसर कौन कितने लोग सही मारते हैं, मजा ही आ जाने वाला है। अरे टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया क्या? इसका सही आंसर क्या होगा सर, जल्दी से बता दीजिए। 33333। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, स्टॉप कर देते हैं पोल को। इसको कहते हैं एसएम स्कैम। अबे तुमने अपनी जीवन में खाली है ना, हाँ मजे किए हैं, अब मजे करूंगा मैं। तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते रहने को, है ना, उसको अपन कहते हैं एसएम स्कैम। 10% से कम आंसर आएगा। मैंने बोला था, कल ही तुम्हें चेता दिया था एसएम स्कैम लेकर के आऊंगा। फंस गए ना बेटा, पहले सवाल में ही फंस गए बे। अबे नलायकों, ये नाभिक की बात कर रहे हैं। नाभिक में इलेक्ट्रॉन कब से होने लगे भाई? है नाभिक में इलेक्ट्रॉन कब से होने लगे दोस्त? ई वाला तुमने कब खोज लिया? ई वाला कब खोजा बे कि नाभिक में भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? नाभिक में इलेक्ट्रॉन कब से मिलने लगे भाई? अब मैं आंसर दिखा देता हूं तुम लोगों को, आइए देखिए, मजा आएगा तुम्हें। अबे अभी तुम धीरे धीरे मुझे पहचानोगे, है ना। हाँ कुछ लोग मुझे जानते होंगे, बट उन्होंने फिजिकल पढ़ाते हुए कभी देखा नहीं है मुझे। देखना नहीं है, महसूस करो अब तुम बैठ के। 8.05% इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा सर? प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या तो 92 होगी सर। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? A-Z, जो कि 143 143 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 सर। क्यों 0? क्योंकि नाभिक की बात की गई है, परमाणु में बात नहीं करी है अपन ने। किस में बात करी है? नाभिक में बात करी है। मजा आ गया तो एक बार एसएम स्कैम पे मारिए जोरदार तरीके से। हाँ मैंने क्या बोला था? अभी तुम नादान हो बेटा। कौन कौन आया है टॉपर देख लेते हैं। मुजीबुर भाई साहब है, मुस्कान दीदी है, सौरभ है, शरद है, नाकी है, प्रिंस है, विष्णु, रेहान, नित्या और शिवांगी। बहुत ही बेहतरीन। कैसा लगा मेरा सवाल? मजाक नहीं, सवाल। समझ गए क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम लोगों को? अबे कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इस सवाल में मैंने कैसे खेला तुम्हारे साथ, तुम्हारे फीलिंग्स के साथ वैसे ही खेला जैसे कभी कोई और खेल के जा चुका है ना। हाँ सर, आपने तो उसकी याद दिला दी, उसने भी हमारा काटा, आपने भी काटा। चलिए आगे चलते हैं सर। तो ठीक है, कभी भी याद रखिएगा, आपको सब कुछ आता होगा, आपको सारा फॉर्मूला आता होगा, लेकिन यही खेला नीट 2070 मतलब 26 ने खेला, री नीट ने यही खेला भाई। लैंग्वेज ऐसी दे दी जो सब आते हुए भी सब गलत करके आ गए, सब आते हुए भी सब गलत करके आ गए भाई। आगे चलते हैं अगले पेज पे, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले दो लोगों की बात कर लेते हैं। इनको जानते हो ना आप? कौन है ये? इन दो खिलाड़ियों को आप जानते हो? अभी फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है। ये है भाई साहब अपने CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मैं वैसे है ना क्रिकेट का खेलता भी हूं, फैन भी हूं, है ना। हाँ, और ये है नेमार जूनियर। अगर आप पूछोगे तो फुटबॉल के इतिहास में ये विराट कोहली से भी बड़ा खिलाड़ी है भाई, है ना। ये वीके है भाई, वीके विराट कोहली जैसा खिलाड़ी है। नेमार की अगर आप बात करोगे तो नेमार रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी है ना। RS45, RS का मतलब वो नहीं है, हाँ जब वहां मिलता है, ना है ना। इसके जैसे खिलाड़ी हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है? इस दोनों का ये आखिरी वर्ल्ड कप था, इन दोनों का ये लास्ट वर्ल्ड कप था। और ये दोनों अपने जीवन काल में हर अवार्ड जीते होंगे, मतलब लगभग हर एक अवार्ड जीते हैं। इनके घर में हर एक ट्रॉफी की रेप्लिका या हर एक ट्रॉफी होगी, लेकिन इनके पास फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप नहीं। इनके पास फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप नहीं है भाई। और मैं इससे ये बात आपको समझाना चाहता हूं। मैं बहुत मैं देखो यार, मैं पर्सनली स्पोर्ट्समैन का फैन होता हूं। इनके जो वर्क एथिक्स है ना, मतलब ये इतनी मेहनत करते हैं भाई,
फिर भी किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, थोड़ा अच्छा खेलते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, दोनों ही बाहर हो गए। बहुत बड़ा अपसेट है ना फुटबॉल की दुनिया में। मतलब पुर्तगाल की टीम से ये भाई साहब खेलते हैं, ब्राजील की टीम से ये खेलते हैं, दोनों ही कंट्री बाहर हो चुकी है फीफा वर्ल्ड कप से। और याद रखिएगा ये अपने समय के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होगा कि आप किसी एग्जाम में बैठेंगे, सर आपसे ड्रेस मैच हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में बैठेंगे, आपका एक एग्जाम खराब चला गया, हो सकता है आपके उस एग्जाम के खराब जाने से कुछ चीजें आप अपने जीवन में जो हासिल कर सकते थे वो ना कर पाओ। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप जीवन में महान इंसान नहीं बन सकते हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या मेरी बात समझ में आई? मोरल ऑफ द स्टोरी। फिर रिपीट कर रहा हूं, थाला थाला अलग चीज है भाई, थाला तो नेक्स्ट लेवल चीज है ना। तो ये बात याद रखिएगा, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये दोनों अपने देश के बेहतरीन फुटबॉलर हैं, बेहतरीन। लेकिन ये अपने देश को वो वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए, जिस है ना, मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में। शायद अब नेमार भी अगला वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा जो अब से 4 साल बाद यानी 2030 में होगा। खैर वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। खैर वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। लास्ट लेक्चर हम विभिन्न प्रकार के द्रव्यमानों के बारे में बात कर रहे थे। एक बार इसको जल्दी से रिकैप करते हैं, रिकैप करके वापस से पढ़ाई चालू करेंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? एक बार जल्दी से बता दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर एक और क्वेश्चन, अबे बीच में भी है ना। हाँ सर मैंने आपका रील देखा था वो वाला जिसमें आपने हैट्रिक लिया था। हैट्रिक नहीं, 5 विकेट भी लिया है भाई। और सिर्फ हैट्रिक नहीं, मेडन ओवर और हैट्रिक है ना। चलो खैर, वो भी स्पिन बॉलिंग में और T20 के मैच में। हाँ चलो खैर वापस करते हैं। विभिन्न प्रकार के द्रव्यमानों में ये सारी बातें हमने पढ़नी थी, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम सबसे पहले AMU के बारे में पढ़ रहे थे। AMU को वापस से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने कार्बन 12 का एक एटम लिया, कार्बन 12 के एक एटम को हमने 12 हिस्सों में बांटा। 12 उन 12 बराबर हिस्सों में किसी भी एक हिस्से का द्रव्यमान आप ले लोगे, किसी भी एक हिस्से का आप द्रव्यमान ले लोगे, उसको हम क्या बोल देंगे सर? उसको हम AMU कह देंगे, है ना। उसको हम क्या कह देंगे सर? AMU कह देंगे। किसी भी एक हिस्से को अपन AMU कह देंगे। आगे बढ़ते हैं सर। AMU की बात करें तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि परमाणु जो है बहुत छोटा होता है। क्योंकि ये बहुत छोटा होता है तो इसको नापने के लिए बाट भी बहुत छोटा चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर आप आलू प्याज लेने जाओगे तो उसके दुकान पे आपको 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो का बाट मिलेगा, क्योंकि लोग उतना ही आलू प्याज लेते हैं। लोग ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते भैया 50 ग्राम प्याज दे दीजिए। फिर धनिया मिर्ची की बात करें तो धनिया मिर्ची में क्वांटिटी कम हो जाता है, वहां पे 10 किलो धनिया और 10 किलो मिर्ची नॉर्मली इंसान नहीं लेता है, तो उनके पास बाट मिलेगा 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, मतलब 150 नहीं 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम ऐसा। वहीं अगर आप किसी सोनार की दुकान पे चले जाएंगे तो उनके पास और छोटे छोटे बाट मिलेंगे, 1 ग्राम, 2 ग्राम, है ना। फिर 500 मिली, 200 मिली। 500 मिली का मतलब है पॉइंट आधा ग्राम, है ना, आधा ग्राम। 200 मिली का मतलब है 0.2 ग्राम। इस तरीके से 200 मिली, 100 मिली, इस तरीके से आपको बाट मिलेंगे। वैसे आजकल हर जगह बीम बैलेंस यूज हो रहा है। तो क्योंकि ये नापना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस वजह से हमने किसका चयन किया सर? इस वजह से हमने चयन किया एटॉमिक मास यूनिट का। फिर एक सवाल आपके मन में और आएगा कि सर एटॉमिक मास यूनिट में कार्बन को ही क्यों लिया? कार्बन को ही क्यों लिया? बताइए क्या लगता है, हमने कार्बन को ही क्यों लिया भाई? किसी और परमाणु को भी तो ले सकते थे। हम हाइड्रोजन परमाणु का हिस्सा कर सकते थे, हम ऑक्सीजन का हिस्सा कर सकते थे, हम नाइट्रोजन का हिस्सा कर सकते थे। बताइए, बोलिए। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये इसलिए हमने नहीं किया, ये इसलिए हमने नहीं किया, कार्बन को ही इसलिए लिया क्योंकि इसके पीछे जो भी कारण दिए गए हैं ये आपके हमारे बनाए गए कारण है। उन्होंने कोई ऐसा कारण नहीं दिया, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि देखो यार, एक तो कार्बन बहुत ज्यादा प्रचुर है, कार्बन की प्रचुरता जो है वो अधिक है ना। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो कार्बन 12 का आइसोटोप है ना, ये कार्बन 12 का जो समस्थानिक है ना, समस्थानिक है, ये बहुत ज्यादा स्थायी है। और क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थायी है, इसके कारण हमने कार्बन 12 को लेना चालू कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए हाँ या ना। सर पोल आ रहा है, पोल का आंसर हमने नहीं किया है क्या? पोल नहीं आना चाहिए अब, तो पोल का आंसर आ रहा होगा। क्या मेरी बात यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर है? बता दीजिए AMU क्यों इस्तेमाल किया, कैसे किया, आपको सभी लोगों को यह बात क्लियर है? अब हम एक एक करके द्रव्यमान पढ़ना चालू करें।
अब हम एक एक करके द्रव्यमान पढ़ना चालू करते हैं अपनी कॉपी पे। अभी हमने यूनिट पढ़ लिया, अब इस यूनिट से हम द्रव्यमान को पढ़ना चालू करेंगे अपनी कॉपी पे, है ना। अपनी कॉपी पे सबसे पहला द्रव्यमान हेडिंग डालिए, लिखिए सबसे पहला द्रव्यमान, हेडिंग डालिए और लिखिए एटॉमिक मासेस। मतलब यहाँ पे तो दो बातें लिखी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ जो लिखना है पहला द्रव्यमान, उसमें हेडिंग डालिए और लिखिए, रुक जाना एक मिनट, हाँ अब आ गया, लिखिए परमाणविक द्रव्यमान। हम पहले परमाणविक द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। परमाणविक द्रव्यमान को अगर अपन, है ना, परमाणविक द्रव्यमान को अगर अपन कहें तो परमाणविक द्रव्यमान को अपन कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को छोटे रूप में हम एम से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित कर सकते हैं सर? एम से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये क्या होता है? तो इसकी परिभाषा बड़ी ही सिंपल है, लिख लीजिए, किसी तत्व के एक परमाणु का भार। किसका भार? एक परमाणु का भार। उसको हम क्या कहते हैं सर? उसको हम परमाणविक भार कहते हैं। फिर रिपीट करता हूं, किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार, किसी भी तत्व के एक परमाणु के भार को अपन क्या कहते हैं सर? परमाणविक भार कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणविक भार कहते हैं किसी भी तत्व के एक परमाणु का भार। फिर क्या किया हमने? एएमयू और यू, जो कि एक ही यूनिट है, उस यूनिट की मदद से हमने अलग अलग परमाणुओं के भार को निकालना चालू किया। तो मैं कुछ परमाणु और कुछ भार, है ना। उसके बाद इसकी इकाई क्या होगी सर? इसकी इकाई क्या हो जाएगी? इकाई यानी कि यूनिट, या तो यू या फिर एएमयू। हम यूज क्या करेंगे सर ज्यादा? मैं फिर बता देता हूं, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बड़े बच्चे हैं, तो हम यू का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे सर? यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है? अरे दीदी, परमाणविक भार का मतलब होता है एक परमाणु का भार। इसमें क्या समझना है मुझे ये बता दीजिए, है ना। जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है, इसमें क्या समझना है दीदी, मुझे ये बताइए। लड्डू का भार क्या होता है? उसका मतलब एक लड्डू का भार कहलाता है। सर समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा है सर? क्योंकि हमने 12वीं कक्षा में, है ना, साइंस लिया ही नहीं था। हम तो बस नीट का पेपर देखने आ गए थे कैसा होता है। हमने सुना था नीट का एग्जाम फ्री में हो रहा है, पैसा लेते हैं, एग्जाम करा के पैसा दे देते हैं, तो हमने सोचा नीट दे ही देते हैं ना। अबे इसमें क्या समझा दूं भाई? जादू कर दूं क्या? हैरी क्या बोलते हैं, जादूगर शंकर सम्राट बन जाऊं? इसमें क्या समझोगे बे? खैर, तो हमने क्या बोला? किसी तत्व के एक परमाणु का भार, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणविक भार कहते हैं। अब अलग अलग परमाणु का भार हमने निकाला और सबका हमने किस में निकाल लिया सर? यू और एमयू में। चलिए यहां पे हमने क्या लिखा सर? यहां से लिखना चालू करते हैं। यहां पे हमने लिखा तत्व और यहां पे हमने लिखा भार। कौन सा भार? आप समझ गए ना, ये सभी तत्वों का भार है तो परमाणविक भार है, सभी तत्वों का भार है, परमाणविक भार है। तो आपने बोला कि सर तत्व ले लेते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का भार अपन कितना लेते हैं सर? 1 लेते हैं। दूसरा अपन ने ले लिया हीलियम। हीलियम का भार अपन कितना लेते हैं सर? हीलियम का भार अपन 4 लेते हैं। फिर अपन ने हीलियम के बाद ले लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है तो इनको छोड़ देते हैं। कार्बन पे आते हैं। कार्बन का भार अपन ने कितना ले लिया सर? 12। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भार कितना होता है सर? 14। और ये सभी के आगे अपन को यू लगाना है सर। सबकी यूनिट यू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। यूनिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है सर? 16। और उसके बाद क्या आ जाएगा? यू, है ना। हाँ, ये तो पूरा सिस्टम है, हिल गया सर। चलिए फिर यहां पे लिखते हैं तत्व और फिर यहां पे लिखते हैं भार। तत्व भार खेलते हैं। ऑक्सीजन के बाद फिर अगर हम आगे चले तो फिर ऑक्सीजन के बाद आता फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे उसका भार 19 होता है। नियोन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता सोडियम। सोडियम के बाद आपका आता मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आपका आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फास्फोरस और सल्फर, इनका भार कितना होगा? तो आप बोलेंगे सोडियम का भार 23 होता है, मैग्नीशियम का भार 24 होता है, एल्यूमिनियम का भार 27 होता है, पोटेशियम का भार 31 होता है, सल्फर का भार 32 होता है। और इन सभी के अंत में हमें क्या लगाना है?
इन सभी के अंत में हमें यू लगाना है। आप बोलोगे सर ये सब भार कैसे आया? अरे ये वही वाला बाट हमने एमयू बना रखा था। अब मान लेते हैं कि एक तरफ हमने हीलियम का एटम रखा, हीलियम के एटम को बराबर करने के लिए हमें एएमयू के 4 बाट रखने पड़े। तो आपने बोला है ना, आपने बोला कि सर 4 यूज का भार है, 4 यूज का भार है। फिर अपन इधर आ जाते हैं सर, इधर अपन फिर से किसकी बात करते हैं सर? तत्व की। इधर अपन किसकी बात करते हैं? भार की, है ना। सल्फर के बाद फिर आगे बढ़ते हैं सर। आगे हमारे पास आ जाता है क्लोरीन। क्लोरीन पे अपन स्टार लगा देंगे, क्लोरीन पे अपन स्टार लगा देंगे। क्लोरीन का भार अपन लेते हैं 35.5। स्टार लगाया, क्यों स्टार लगाया अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, है ना। हाँ सर, नोट्स कहां से मिलेंगे? नोट्स आपको यही है, कॉपी में लिखने हैं, ये कॉपी में लिखना है जी। उसके बाद अगर अपन क्लोरीन के बाद बात करें सर, क्लोरीन के बाद फिर अपन चलेंगे पोटेशियम पे। पोटेशियम का भार कितना होता है? 39। पोटेशियम के बाद अपन चलेंगे आपका कैल्शियम पर। कैल्शियम का भार कितना होता है? 40, है ना। और फिर कुछ तत्व हैं सर जैसे आयरन वगैरह है, बट अभी छोड़ दो इनका भार, जब जहां काम आएगा उसी तरीके से अपन काम करेंगे। एक बार आप इसको कॉपी कीजिए, तब तक मैं फिर से आपको सारी बातों की पुनः आवृत्ति करा रहा हूं। आप सुनते रहिएगा, लिखते रहिए और सुनते रहिए। सर प्लीज बताइए ना, क्या बताऊं? बहुत समझ आ रहा है सर जी, बहुत। वही तो मैं कह रहा हूं, मतलब यार तुम लोग डाउट पूछने के पहले जब तुम लोग नहीं पूछते हो ना, तो ऐसा लगता है कि तुम लोग है ना किसी पार्टी सदस्य हो। हाँ, जैसे चुनाव में नहीं होता कि सामने वाली पार्टी तो गलत ही होगी बे, चाहे कुछ भी हो रहा हो उसके अंदर, अच्छा बुरा। राजनीति नहीं खेलिए भैया, पढ़ाई कीजिए। हाँ, वरना राजनीति से तो हाथ धो ही बैठिएगा, पढ़ाई से भी। ठीक है, आप बोलोगे ए सर यू 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 लगा दो, चलो भाई यू 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 लगा दिया, है ना। हाँ, इसका नाम यू क्यों रखा सर? इसका नाम यू इसलिए रखा क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने इन यूनिट को बनाया था, है ना, उनकी थी एक प्रेमिका। उनकी प्रेमिका से वो बात करते थे, बट कॉन्फिडेंस नहीं था, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उनसे बात करते थे। एक बार बहुत उनके दोस्तों ने भरा कि यार बोल ही देना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही बोल देगी ना, बोल तो दो। तो उसने हिम्मत करके आई लव, उसके बाद यू बोल ही नहीं पाया भाई, आई लव केमिस्ट्री बोल बैठा। उसके पश्चाताप में इसने यूनिट बनाई यू, है ना। हाँ, कि जो यू मैं वहां नहीं लिखवा पाया था, यहां नहीं बोल पाया था, अब वो सबसे लिखवाऊंगा, अब वो सबसे लिखवाऊंगा। तो इस पश्चाताप में क्या बना? इस पश्चाताप में आपका यूनिट एएमयू से यू बन गया। चलिए जल्दी से सीक्वल कीजिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। परमाणुविक द्रव्यमान क्या होता है सर? किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, उसको हम परमाणुविक भार या परमाणुविक द्रव्यमान कहेंगे। केमिस्ट्री के अंदर द्रव्यमान और भार एक ही बात होती है, कुछ भी अंतर नहीं है सर इसमें, है ना। द्रव्यमान और भार एक ही बात है, कुछ भी अंतर नहीं है उसमें। क्लियर है? चलिए 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 आगे चलते हैं सर। फिर अपन आगे चलते हैं परमाणुविक द्रव्यमान के बाद। फिर अपन अब किसकी बात करेंगे सर? दूसरे नंबर पर लिखिए आणविक द्रव्यमान। अब देखो तुम्हारा तार कैसे कनेक्ट होना चालू हो जाएगा, है ना। हाँ, तुम्हारा तार कैसे कनेक्ट होना चालू हो जाएगा। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को अपन क्या बोलेंगे सर? आणविक द्रव्यमान को अपन बोलेंगे मॉलिक्यूलर। आणविक का मतलब अणु का मतलब मॉलिक्यूल होता है, आणविक का मतलब मॉलिक्यूलर हो जाता है, और द्रव्यमान का मतलब अपन मास लिख लेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास, इसको अपन यम यम कह देंगे। क्या कह देंगे? यम यम। यम यम की परिभाषा क्या होगी? अब तुम खुद सोचो, सोच के बताओ, तुम खुद सोच के बताओ। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब है किसी पदार्थ के एक अणु का भार, किसी पदार्थ के एक अणु का भार। एक अणु का भार अगर आप निकाल लो तो उसको अपन आणविक भार कह देंगे, उसको अपन आणविक भार या आणविक द्रव्यमान कह देंगे। समझ रहे हो क्या? पर अगर तत्व है, तत्व के द्रव्यमान को परमाणुविक द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि तत्व की छोटी इकाई परमाणु होती है। किसी भी पदार्थ जिसकी छोटी इकाई अणु होती है, वहां हम परमाणुविक द्रव्यमान निकाल नहीं सकते, तो वहां पे अपन क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो याद रखिएगा, बदला क्या? बदला सिर्फ और सिर्फ ये किसी पदार्थ के एक अणु का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक अणु के द्रव्यमान को अपन आणविक द्रव्यमान कह देते हैं। वहां पे परमाणु था, यहाँ पे अणु। इसकी भी इकाई की बात करें, इसकी इकाई क्या होती है भाई साहब? जल्दी जल्दी बताते चलिएगा। इसकी इकाई तो आप बोलेंगे सर इसकी जो इकाई होती है वो भी यू होती है। सर यू यानी कि आई लव यू वाला यू।
दूसरा पॉइंट, सर अब हमें अगर मान लो किसी अणु का द्रव्यमान निकालना है तो अणु का द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान किसके बराबर होगा सर? मॉलिक्यूलर मास यम किसके बराबर होगा? तो यम बराबर होगा सभी, है ना, सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग। याद रखिएगा मोल कॉन्सेप्ट, अगर तुमने बाजार जाके सब्जी वब्जी खरीदी है तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट का 90% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, 90% कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए जब परमाणु था ना, परमाणु था, इसका मतलब तुम बाजार गए, एक समोसा लेकर के आए, एक समोसा का वेट निकालना है तो क्या करोगे? एक समोसा का वेट बता दोगे, खत्म हो गई बात। लेकिन अब क्या है, अब आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है कि तुम बाजार गए, तुम समोसा भी लेकर के आए, समोसे के साथ साथ रसगुल्ला भी लेकर के आए, रसगुल्ले के साथ साथ आलू भी खरीदा, प्याज भी खरीदा, धनिया पत्ता भी खरीदा, टमाटर महंगा हो रहा है, टमाटर साइड कर देते हैं, है ना, ये सारी चीजें खरीद के लाए। अब अगर मैं पूछूं तुम्हारे झोले का भार कितना, तुम बोलोगे सबको जोड़ना पड़ेगा, वही काम यहां पे करेंगे। आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आइए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पे मैं लिखूंगा अणु और यहां पे मैं उसका भार आपसे पूछूंगा, आपको बताते चलना है। फिर से यहां पे मैं लिखूंगा अणु, फिर यहां पे मैं उसका भार आपसे पूछूंगा, आपको बताते चलना है। यहां पे मैं लिखूंगा अणु और उसका भार मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताते चलना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इन सभी की यूनिट यू हो जाएगी सर, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पानी, पानी का भार कितना होता है सर? तो आप बोलेंगे पानी में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन का भार कितना था सर? 1 था। आप पीछे यूज कर सकते हैं ना, आप पीछे यूज कर सकते हैं सर। तो अपन ने क्या बोला सर? H2O। अपन ने क्या बोला? H2O। H2O में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का भार होता है 2, मतलब एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का भार कितना? तो आप बोलोगे सर 2 × 1 कर देंगे, हाइड्रोजन का भार प्लस ऑक्सीजन का भार 16, दोनों को जोड़ा कितना आ गया सर? 18 U। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसे चुलबुली सी मच रही होगी, आपके से बहुत सारे बच्चों के मन में ऐसी चुलबुली सी मच रही होगी, अरे ये सब आता है सर, आगे बढ़ो मास्टर। लेकिन तुम्हें बेटा ये भी आता था, कहां गया, कहां गया? हाँ, तो तुम्हें कितना आता है ये मेरे को डिसाइड करने दो, है ना, तुम्हें ये भी आता था। लेकिन सच्चाई सिर्फ ये है, तुम्हें लग रहा है तुम्हें आता है, लेकिन हो सकता है तुम्हें नहीं आता हो। इसी के लिए चीजों को इत्मीनान से पढ़ना है, हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है ना। हाँ, हमारे पास टाइम है, आपने आपने जुलाई महीने में शुरुआत इसी के लिए करा है ना। हाँ, विराट कोहली फॉर अ रीजन। वाह, चलिए H2O के बाद अपन चलते हैं अमोनिया NH3 पे। NH3 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बताइए? तो आप बोलोगे सर NH3 का भार कैसे निकालेंगे? एक नाइट्रोजन है, पिछले पेज पे नाइट्रोजन का भार दे रखा है कितना? 14, यूज करिए उसको, प्लस 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार होता है 1, 3 × 1, ये कितना हो गया सर? 17 U। मतलब आपके झोले में एक नाइट्रोजन था, उसका वजन, नाइट्रोजन का वजन लिखा, 3 हाइड्रोजन था, उसका वजन लिखा, फेंक के मारा आंसर। बहुत ही बढ़िया। अमोनिया के बाद फिर अपन आगे चलते हैं, अमोनिया के बाद फिर अपन आगे चलते हैं, अपन लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का भार कितना हो जाएगा बताइए? फिर अपन लेते हैं CaCO3 का भार कितना हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का भार कितना हो जाएगा? बताते चलिए, फटाफट फटाफट बताते चलिए। इधर मैं और चीजें लिखते जा रहा हूं, अणुओं के बारे में लिखते जा रहा हूं, आपको उन सभी का भार निकालना है। फिर अपन ने ले लिया HCl, फिर अपन ने ले लिया NaOH, फिर अपन ने ले लिया Cl2, फिर अपन ने ले लिया O3, फिर यहां पे थोड़ा कठिन लेते हैं ना। हाँ, फिर अपन ने लिया CaSO4 डॉट 2H2O, फिर अपन ने लिया CuSO4 डॉट 5H2O, फिर अपन ने लिया CaOCl2। ठीक है, यहां पे मैं कॉपर का भार के बारे में आपको बता देता हूं। कॉपर का भार जो आप यूज करेंगे वो 63.5 U इस्तेमाल करेंगे, है ना। बाकी सबके भार के बारे में आपको पता है, पिछले पेज पे लिखवा रखा है। चलिए एकदम गोली के रफ्तार से निकालते चलिए। हाँ, आलोक कुमार जी कह रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत ही बढ़िया आलोक कुमार जी। आलोक कुमार जी, आपको एक काम करना होगा इसके लिए, है ना। मैंने वापस से मैं एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। हाँ, मैं एक वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आप उसका इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा काम आपका। कि कैसे कैसे आप यहां तक, कैसे सीधा यहां तक थोड़ी आते हैं भाई। पहले PW क्यूरियस जूनियर, फिर लिटिल चैंप्स, फिर आएगा लिटिल चैंप्स के बाद आएगा PW फाउंडेशन, फिर आएगा PW
हाँ, उसके बाद आप यहाँ पहुंचिएगा। ये पूरा प्रोसेस है भाई, ये करना पड़ता है। बचपन में नहीं किया था, अब करना पड़ेगा। सर कैल्शियम का भार कितना है? 40। सर ऑक्सीजन का भार कितना है? 16। इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया? 56। अब बताओ, एक बच्चा जिसके सामने ये चीज दे रखा है, यहाँ सबका भार लिख रखा है, मैंने बोला अब एक बात बताओ, तुम्हारे झोले में एक कैल्शियम डाल दिया, एक ऑक्सीजन डाल दिया, टोटल भार कितना होगा? वो कह रहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम ईमानदारी से, अगर तुम मेरी जगह होते तुम क्या करते? गाली वाली दे देते भाई तुम लोग। बददुआएं निकलती तुम्हारे मन से। लेकिन वो तो मैं बड़ा सरल इंसान हूं, है ना। हाँ, मैं समझता हूं, कोई बात नहीं। 48 नहीं सर, 48 कैसे? भाई ऑक्सीजन का भार 16 होता है, ऑक्सीजन का भार 18 मारते हुए चल रहे हैं। सीओ का 48 नहीं, इसकी बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का भार कितना हो जाएगा सर? 40। पीछे पेज पे लिखा हुआ, इस्तेमाल करिए, उसको यूज करना है एकदम ऐसे। इसको इसी के लिए लिखवाया अभी कि इस्तेमाल करते चलिए। फिर कार्बन का भार कितना है? 12। ऑक्सीजन कितने हैं सर? 3 ठो, तो 3 इंटू 16, ये कितना हो गया सर? 40 प्लस 12 52, 52 में 48 जोड़ा 100, तो ये हो गया 100 यू। HCl की बात करते हैं। सर भार कैसे निकालते हैं? अरे भार यहां दिया हुआ, इसका इस्तेमाल, यूज करिए। हाँ, है ना, इसको यूज करें भाई, पिछले पेज पे दे रखा है सबका भार, इसको यूज कीजिए और निकालिए। पता नहीं कब सीखोगे। अब चीटिंग कर सकते हो, अभी इतने भार हमें जीवन में निकालने हैं कि चीटिंग करना कोई गलती नहीं है। HCl की बात करें, हाइड्रोजन का भार पिछले पेज पे 1 दे रखा है, क्लोरीन का भार पिछले पेज पे 35.5 दे रखा है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 36.5 यू। अगले पे चलते हैं सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। सोडियम का भार हो गया 23, ऑक्सीजन का भार हो गया 16, हाइड्रोजन का भार हो गया 1, सबको जोड़ा भार आया 40 यू। Cl2 की बात करें, यानी कि 2 क्लोरीन एटम है, 2 क्लोरीन एटम में 1 क्लोरीन एटम का भार होता है 35.5, 2 का भार हो जाएगा 2 इंटू 35.5 यानी कि 71 यू। उसके बाद O3 की बात करें, ऑक्सीजन का भार होता है 16 यू, 3 ऑक्सीजन है ओजोन में सर, तो 3 इंटू 16 कितना हो गया? 48 यानी कि 48 यू। फिर चलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट पे। अब ये मजेदार चीजें आ रही हैं, इसको मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं, है ना। आंसर यहां पे लिखेंगे, इसको अगले पेज पे लेके चलता हूं। आपने क्या देखा सर? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका मतलब यहां पे ऐसे जब भी सवाल हो, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अपन गधों की तरह नहीं खेलेंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे सर? ये है कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट का द्रव्यमान अलग निकालेंगे और डाइहाइड्रेट का द्रव्यमान अलग निकालेंगे। डाइहाइड्रेट का मतलब 2 पानी। अब मेरे को ईमानदारी वाली बात अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ये बाबू पानी का द्रव्यमान तुम्हें नहीं पता है क्या? तो तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालोगे या पानी का सीधा सीधा निकालोगे? समझो मेरी बात, अगले पेज पे दिखा रहा हूं। मैंने बोला यार देखो, कैल्शियम, सबसे पहले CaSO4.2H2 को क्या बोलते हैं? बताना, इसका नाम बताना ब्रो, क्या नाम है इसका? इसको जिप्सम बोलते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं? सर आईओसी अभी से पढ़े कि बाद में पढ़े? आईओसी मैं पढ़ाना चालू करूंगा अगस्त के महीने के आसपास। हाँ, अंग्रेजी वालों में तो अगस्त के शुरुआती महीनों में आ जाएगा। बताइए, तो आप बोलोगे सर इसको, इसका नाम पहले बताओ, इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम बोलते हैं या फिर इसको पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं? दोनों बोल दिया। तो आप बोलोगे ये 2 चीजों से मिलकर बना है सर, एक तो इसमें है कैल्शियम सल्फेट और इसमें है 2 ठो पानी। मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई करते नहीं है। हाँ, कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम का भार होता है 40 प्लस सल्फर का भार होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का भार हो गया 4 इंटू 16 और 2 पानी का मतलब जोड़ेंगे 2 इंटू पानी का भार 18, सबको जोड़ा तो 40 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64 प्लस 18 दूनी 36, इन दोनों को जोड़ा 100, इन दोनों को जोड़ा 72, इसका आंसर आया 172। तो पिछले वाले सवाल का आंसर हो गया 172 यू। जोड़ घटाव आना बहुत जरूरी है। सर जिप्सम होगा, ठीक है, आप सभी लोग इसको जिप्सम कह रहे हैं, बट जिप्सम का सही फॉर्मूला जो है, जिप्सम का सही नाम जो है ऐसा होता है, जिप्सम, है ना, GYPSUM, जिप्सम ऐसे लिखते हैं ना, ये है जिप्सम। ठीक है, स्पेलिंग सुधार लीजिए, ये है जिप्सम। हाँ भाई, ये बात क्लियर हो। अब अगले पे चलते हैं, CuSO4.5H2। लो भैया इसको पकड़ो, कॉपर सल्फेट
पेंटाहाइड्रेट करके इसको पढ़ते हैं, 5 हाइड्रेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, नीला थोथा, ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं, नीला थोथा यानी कि ब्लू विट्रियोल। इसमें क्या है सर, आप बोलेंगे इसमें है बाबू कॉपर सल्फेट और इसमें क्या है 5 पानी। कॉपर सल्फेट का मतलब आप बोलेंगे कॉपर का द्रव्यमान 63.5 आपको दे रखा है। और याद रखिएगा नीट के पेपर में अमूमन द्रव्यमान दिया रहता है, तो द्रव्यमान से ज्यादा नहीं डरना है। फिर अपन ने बोला सर सल्फर 32 हो गया, ऑक्सीजन 4 है तो 4 × 16। अब 5 पानी है तो 5 × पानी का द्रव्यमान कितना होता, 18। ऑक्सीजन का 16 होता, पानी में 2 हाइड्रोजन जुड़ गया तो 18। इसको अगर आप कुल जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये 249.5 यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 249.5 यू आ रहा है क्या, बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर इसके बाद यहां पे इसका आंसर लिख देते हैं सर 249.5 यू। फिर अगला उदाहरण है CaOCl2। अब CaOCl2 को क्या बोलते हैं सर, बताएगा कोई? इसको किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से, है ना। हाँ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ये, जो ब्लीचिंग का काम करता है, विरंजक का काम करता है। इसका भार तो बड़ा ही सिंपल है, कैल्शियम का भार कितना हो गया, 40 हो गया। ऑक्सीजन का भार कितना हो गया सर, आप बोलेंगे 16, और क्लोरीन का भार 2 × 71, तो ये कितना आ जाएगा सर, 40 में 16 जोड़ा 56, 2 × 71 नहीं, 2 × 35.5, है ना, ये 71 हो जाएगा, प्लस 71, दोनों को जोड़ा, 6 में 1 जोड़ा 7 और 12, 127 यू इसका आंसर हो गया। कितने लोगों का मैच कर गया है, मैं फिर से बता रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया बस इसी वजह से नहीं समझ में आया क्योंकि आप इसको यूज नहीं कर रहे हो। अबे सबका द्रव्यमान यूज करके करना है दोस्त, सबका द्रव्यमान यूज करके करना है। जब तक तुम सबका द्रव्यमान यूज नहीं करोगे, ब्लू विथड्रॉल नहीं, ब्लू विट्रियोल, है ना, नीला थोथा ब्लू विट्रियोल ऐसे लिखते हैं। चमक गई बात। अब याद रखिएगा, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा द्रव्यमान निकालने का, प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करना है, कुछ होमवर्क दूंगा द्रव्यमान निकालने का, ठीक है। बताओ 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 बताओ। चलिए आगे बढ़े, क्या जल्दी से कॉपी करके सीकेल कर दीजिए, फिर अगले पेज पे चलते हैं। इसका मतलब इसमें हमें कुछ नहीं करना, सभी का द्रव्यमान जोड़ देना है और सबके अंत में यू लगा देना। यू का मतलब है एक अणु का भार, यू का मतलब है एक अणु का भार। सर मेरा 250 है, मेरा 250 है, किस में 250 है? नहीं, अरे कॉपर को मैंने बोला ना 63.5 लेना है। सर 172 वाला रिपीट कर दो, 172 वाला रिपीट कर देता हूं। कैल्शियम सल्फेट, ये है CaSO4.2H2O। इसका मतलब ये डॉट, अच्छा सुनना, डॉट का मतलब पता है क्या है, कि तुम्हारे झोले में कैल्शियम सल्फेट है। और तुम खुद सोचो, केमिस्ट्री के अंदर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई थोड़ी होगा। कैल्शियम सल्फेट में पानी मल्टीप्लाई करोगे क्या बे? कैल्शियम सल्फेट में पानी मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं यार, तुम लॉजिकली सोचो। डॉट का मतलब यह है कि अबे हम कैल्शियम सल्फेट खरीदने गए थे, पनिया इसमें चिपक के मिल गया, क्या कर सकते हैं? हम कैल्शियम सल्फेट खरीदने गए थे, पानी इसमें चिपका रह गया, अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो तुम बाजार में अभी साग उग लेने जाते हो, तो तुम देखते हो छप छप पानी मारते रहता है उसमें, कि साग तुम खरीदोगे 1 किलो, 1 किलो में तुम्हें जो साग है वो मिलेगा 900 ग्राम, और 100 ग्राम क्या मिलेगा? पानी है ना। पानी तुम हटा ही नहीं सकते। इसका मतलब पानी उसमें मल्टीप्लाई थोड़ी है, पानी का भार जुड़ेगा ना यार, तो जोड़ना है। यहां डॉट से ये नहीं सोचना कि मल्टीप्लाई नहीं है, अबे 2 पानी चिपका हुआ है, 2 पानी का जो भार होता है वो जोड़ देंगे हम, बस खत्म हो गई बात। तो यहां पे हमने क्या बोला कि भाई तुम कैल्शियम सल्फेट का द्रव्यमान निकालो और इसमें 2 पानी का द्रव्यमान जोड़ दो। पानी का द्रव्यमान कितना होता है 18, तो 2 × 18 और साथ में कैल्शियम सल्फेट का द्रव्यमान जिसमें कैल्शियम है, सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। सर 500 ग्राम पानी होता है ना। चलो एक काम करते हैं, 4-5 सवाल और फेंक के मारता हूं अच्छे अच्छे। चलो आगे चलते हैं, आपको द्रव्यमान निकालना। अब कुछ कॉमन नाम, चीनी का सूत्र क्या होता है सर, तो देख लीजिए C12H22O11। इसका द्रव्यमान जल्दी से मेरे को निकाल के बताइए। चीनी 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 चीनी, है ना। चीनी के बाद आप सल्फ्यूरिक अम्ल का द्रव्यमान बताएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के बाद आप नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान बताएंगे, नाइट्रिक अम्ल के बाद आप क्या कहते हैं,
ग्लूकोज का द्रव्यमान बताएंगे। ग्लूकोज होता है C6H12O6। चलिए इन सब का द्रव्यमान जल्दी से बताइए, जितना द्रव्यमान आप बताएंगे। प्रैक्टिस की बात है ये, वैसे कुछ नहीं है भाई, तुम ये मत समझना बहुत कठिन है ना भाई, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। तुमने 11वीं कक्षा में प्रैक्टिस नहीं करी थी, आज भुगत रहे हो। अभी भी प्रैक्टिस नहीं करोगे, आगे भुगतोगे। हाँ, तो आप बोलोगे सर कार्बन कितना है 12, कार्बन का द्रव्यमान भी कितना होता है 12, तो 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 22, हाइड्रोजन का भार कितना होता है 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है 11, ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो अपन क्या बोलेंगे 12 बारे, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 22 × 1 हो गया 22 प्लस 16 × 11 करोगे तो 176, इन सबको जोड़ोगे आ जाएगा 342 U। कितना आ जाएगा 342 U। H2SO4 निकालोगे, ये बहुत कॉमन है भाई, इसको इतनी बार अपन निकालना सीख लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि याद भी हो जाएगा हमें। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, एक सल्फर है, सल्फर का द्रव्यमान होता है 32, याद रखना परमाणु क्रमांक नहीं, द्रव्यमान ऊपर लिखा होता है नॉर्मली। फिर ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन में 4 को मल्टीप्लाई किया 16 से, अब ये कितना आ गया सर, तो आप बोलोगे इस सबको निकालोगे आ जाएगा 98 U। HNO3 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन 1 का 1 हो गया, फिर नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 3 × 16, यानी कि 48 में 14 जोड़ा कितना हो गया 62, 62 में 1 जोड़ा ये हो गया 63, 63 U। फिर ग्लूकोज की बात करेंगे, ग्लूकोज में कितने कार्बन है 6, तो 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 12, तो 12 × 1, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन कितने सर 6, हर ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो है वो कितना होता है सर 16 होता है, तो इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ेंगे तो अपन आएगा 180 U। एक सवाल फेंकू करोगे, एक सवाल फेंकू, थोड़ी बहुत बात अगर चमक रही है तो एक सवाल फेंक के मारू करोगे, बताइए एक सवाल फेंक के मार दूं क्या, बताओ। भाई कॉपी कर लिया सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस का अलग वीडियो दे दीजिएगा, बिल्कुल दे देंगे। चलो अगले पेज पे चलते हैं, यहां तक बात क्लियर है। नहीं नहीं SM स्कैम नहीं, अभी नॉर्मल सवाल देता हूं, अभी नॉर्मल सवाल देता हूं। क्वेश्चन है कि यदि NOx का मॉलिक्यूलर मास है ना, NOx का मॉलिक्यूलर मास 46 U है, तो X का मान होगा, X का मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। X का मान कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। आपका समय शुरू होता है 60 सेकंड का। अब चलिए अब थोड़े से डाउट ले लेते हैं, है ना। हाँ सर ऋषि का, ऋषि यही यार अभी रो रहा था बेचारा, गिर गया, इसके दादाजी बाजार जा रहे थे, वो दौड़ के पीछे गया, गिर गया बेचारा। सर 10 वाला नहीं समझ में आया, इसका आंसर इतना आया है। अरे उसमें कुछ नहीं, कॉपर सल्फेट लिया था, तो कॉपर का मास प्लस सल्फर का मास प्लस 4 ऑक्सीजन का मास और साथ ही साथ 2 पानी, तो इसको जोड़ दिया। कॉपर का द्रव्यमान मैंने दे रखा था क्योंकि पिछले पेज पे हमने नहीं लिखा था, इस वजह से। सर जो मंथ में 2 बार टेस्ट होते हैं 14 दिन में, वो इस बैच में भी, हाँ हाँ बिल्कुल होंगे सर। पीओपी में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, वो मल्टीप्लाई नहीं है मॉलिक्यूल में। मान लो अगर हमने लिखा है गुचुर मुचुर डॉट
एक्स पानी, इसका मतलब पानी मल्टीप्लाई नहीं है, पानी उसमें जुड़ा हुआ है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। पानी का द्रव्यमान जुड़ा हुआ। आ जाओ, सबको हेलो कर दो, सबको हेलो कर दो। कहाँ चोट लग गई बता दो इनको, ये लोग डॉक्टर अंकल बनेंगे, चोट ठीक कर देंगे तुम्हारी। बताओ कहाँ चोट लगी है, बता दो। कैसे लग गई बेटा? धम पटा हो गए? कैसे धम पटा हो गए? किसके पीछे भाग रहे थे? हैं? पोटी के पीछे? तो फिर कैसे, क्या हो गया? तो बोल दो कि मेरे को ठीक कर दो। क्या लगा के ठीक करनी है? इंजेक्शन, सुई की दवा? सुई नहीं, सुई लगवा लो। बोल दो प्लीज, सुई लगा दो। बोल दो उनको सुई लगाने के लिए। प्लीज, सुई गंदी बात होती है? अच्छा नहीं 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 नहीं, दवा लगा देता हूँ। बोल दो दवाई लगाना, सुई नहीं लगाना है। हाँ बोल दो, जब बड़े होकर डॉक्टर बनोगे तो सुई मत लगाना किसी को। सुई क्या होता है? गंदी बात हो जाती है। सुई कैसी बात होती है? बोलो, सुई गंदी बात होती है ना। अब बोल दो अच्छे से पढ़ाई करो भाई, बोल दो अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, और क्या बनोगे? डॉक्टर अंकल। ऑल द बेस्ट कर दो इनको। ऑल द बेस्ट। तुम निकलो यहाँ से, अपना गाड़ा लो जाओ। बोल दो ये वाला गाड़ा दूंगा जो डॉक्टर अंकल बनेगा। देगा गाड़ा कि नहीं देगा? गाड़ा दे दो यार, प्लीज दे दो यार इनको। यार प्लीज, गंदी बात। चलो बाय, चलो बाय कर दो, बाय कर दो। काम करनी है अभी? काम कैसे करनी है? अभी पापा काम करेंगे। ऋषि काम करेगा। ऋषि को मैं आईपैड दे देता हूँ, उसमें काम कर लो। जाओ आईपैड लेके आओ, मैं उसमें काम करते जाओ। अम्मा के साथ खेल लो, अम्मा के साथ खेल लो। नहीं 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 बेटा, इधर नहीं। हाँ भाई, इसका आंसर आया तुम लोगों का? सुई लगानी है? सुई नहीं लगानी है, गंदी बात होती है। सुई लगानी कैसी बात होती है? गंदी बात, सुई नहीं लगानी है भाई। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन ने बोला NOx है ना। NOx की बात करें तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भार हो गया 14, ऑक्सीजन का भार कितना हो गया सर? ऑक्सीजन का भार हो गया 16। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? रो रहा है यार, उसको अंदर ही लाना पड़ेगा। हमारे पास X ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू एक्स कर लिया। हमारे पास कितने ऑक्सीजन है? 16 ऑक्सीजन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रोना मत, पहले रोना बंद कर। क्या लगा दो? आईपैड। आईपैड मेरे रूम में है बेटा, जाओ ले लो। जाओ आईपैड ले लो। आईपैड ऋषि के रूम में रखा हुआ, बेड पे जाओ लेके आओ। अम्मा के साथ जाओ ले आओ, उसमें लगा देता हूँ। तुम उसमें क्या बनाओगे? पंजन बना लेना। गेट में बंद नहीं कर रहा है ना, ऐसे सटा रहा हूँ, आ जाना। हाँ भाई, तो 16x लिख दिया। 16x को किसके बराबर कर दिया सर? 46 के बराबर कर दिया। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहां से अगर अपन देखेंगे तो 16x किसके बराबर आ जाएगा? 46 माइनस 14। तो 16x आ गया हमारा 32 के बराबर, और x किसके बराबर आ गया सर? 2 के बराबर। x किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देख लेते हैं, लगभग सभी लोगों ने सही किया होगा। 80% लोगों ने इसको सही किया है। 80% लोग। सर अब ऋषि चिड़िया नहीं बनाता, वही चिड़िया ही बना रहा है। क्या बनाएगा? चिया। रेड कलर दे दिया। चलो बात समझ में आ गई। अब अगले सवाल पे चलते हैं सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। ये बात हो गई किसकी सर? अब मेरे को एक बात सिंपल सिंपल ये बता देना कि क्या आप लोगों को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास चमक गया है क्या? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास चमक गया? जल्दी से एक बार वोट करा। 60 सेकंड का वोट तो बहुत ज्यादा होता है पोल पे, चलो 30 सेकंड का वोट करा लेते हैं। एक बार मेरे को जल्दी से बता दो कि क्या आप लोगों को एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया है? सर पोल नहीं आ रहा। नहीं, पोल आ रहा होगा, ऊपर साइड में आता है यार, कैसी बात कर रहे हो? पोल बिल्कुल आया भाई। करेक्ट आंसर इज बी, यू नॉट पार्टिसिपेटेड। मेरे को तो दिखा रहा है पोल। सर आप घर से पढ़ाते हो? हाँ मैं घर से क्लासेस लेता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं घर से क्लासेस लेता हूँ।
आइए देख लेते हैं इसका आंसर कितने लोगों को चमक रहा है। अब हम बात करेंगे किसकी सर, इसी से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसी से एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। आज हम लगभग सारा द्रव्यमान कंप्लीट कर लेंगे, है ना, क्योंकि पहले द्रव्यमान को ही समझने में समय लगता है, उसके बाद के बाकी सभी द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा सरल हो जाते हैं। वोट कर देता हूं मैं, हाँ मेरे को तो समझ में आ गया है। चलिए लेट्स सी, स्टॉप द पोल। 30 सेकंड का पोल कई बार कितना ज्यादा लगता है सर। 97.38% लोगों को समझ में आ गया। हाँ मैं ये बात मानता हूं कि हर दिन कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते जाएंगे हमसे, है ना, हर दिन कुछ ना कुछ नए लोग हमसे जुड़ते जाएंगे। जो लोग एकदम ही नए जुड़ेंगे उनको शुरू में थोड़ी सी समस्या तो आएगी, देखो, है ना, जो लोग एकदम नए जुड़ेंगे उनको शुरू में थोड़ी सी समस्या तो आएगी, है ना, थोड़ी समस्या आएगी। पर अगर आप जुड़े रहोगे, रोज मेहनत करते रहोगे, घर जाके एक बार रिपीट करके क्लास देख लोगे जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो अच्छा हो जाएगा सर। चलिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला टर्म आया राम। ये क्या है सर, आपेक्षिक परमाणविक द्रव्यमान। अपने कॉपी में हेडिंग डालिए, तीसरे नंबर का ये द्रव्यमान है आपेक्षिक परमाणविक द्रव्यमान, जिसको अपन रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, या फिर अपन कहेंगे राम, या फिर अपन कहेंगे राम, है ना, RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास। सापेक्षिक या आपेक्षिक परमाणविक द्रव्यमान जो है ये बहुत सिंपल चीज होता है, ये बहुत सिंपल चीज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान है ना, परमाणु का द्रव्यमान हम निकालते हैं, लेकिन परमाणु का द्रव्यमान C12 के 12वें हिस्से के द्रव्यमान के सापेक्ष में, के सापेक्ष में। तंग करेगा ना, सुई लगा देंगे लोग तेरे को, अगर तूने तंग किया तो सुई लगा देंगे भाई ये लोग। समझा, परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें हिस्से के द्रव्यमान के सापेक्ष में। इसका मतलब बड़ी सिंपल भाषा में सुनना, बहुत सिंपल भाषा में, फिर सीधा सीधा एक लाइन दूंगा, खत्म हो जाएगी बात। क्या मैंने बोला, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है RAM जो है वो किसके बराबर होता है सर, तो आप बोलोगे ये बराबर होता है परमाणविक भार, और इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। मेरे को बताना कार्बन 12 के 12वें हिस्से का द्रव्यमान क्या कहलाता है, बताइए। कार्बन 12 के 12वें हिस्से का द्रव्यमान क्या कहलाता है, बताइए। कार्बन 12 के 12वें हिस्से का द्रव्यमान क्या कहलाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे इसको हम 1U के नाम से जानते हैं। इसको 1U से अपन भाग दे देते हैं, इसको अपन 1U से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है सर, हमारे पास आ जाता है राम। हमारे पास क्या आ जाता है, राम, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, सीधा, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें सर इसकी यूनिट, इसकी इकाई क्या होती है, तो आप बोलेंगे इसकी इकाई जो है ये क्या होता है सर, ये यूनिटलेस होता है। यूनिटलेस क्यों सर, क्योंकि परमाणु का भार भी यू में आएगा, परमाणु का भार भी किस में आएगा, यू में आएगा। और परमाणु का भार अगर यू में आएगा और उसको हमने यू से डिवाइड ही कर दिया, है ना, इसको कोई यूनिट नहीं होती, है ना, उसको हमने यू से डिवाइड कर दिया तो वो बन जाएगा। और अब सीधा सीधा एक शब्दों में अगर हमें आरबीआई देनी हो आपको, तो सीधी सीधी आरबीआई, हैशटैग आरबीआई ये कहती है कि राम जो है ये किसके बराबर होता है सर, राम जो है वो परमाणविक भार, परमाणविक भार बिना इकाई के, बिना इकाई के, मतलब बिना यूनिट के अगर आप लिख दोगे तो आप बोलोगे उसको क्या है सर, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। मतलब हमने सिंपली क्या किया, खेला खेल दिया सर, 1U से 1U काट दिया, बस और कुछ नहीं है सर, 1U से 1U उड़ा दिया और कुछ भी नहीं किया। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर आप बोलोगे एटॉमिक मास से राम निकालने के लिए, निकालने के लिए यू हटाओ। क्या करना है भाई, यू हटाना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यू यानी कि जो यूनिट है उसको हटा देना, खत्म हो गई बात।
ऋषि मस्ती मत करो, सुई लगा दूंगा। समझे मेरी बात? यू को अपन को हटा देना है। किसको हटा देना भाई? यू को हटा देना। जैसे आपने यू को हटाया, आपको रिलेटिव एटॉमिक मास मिल जाएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिएगा, आपको चीजें ज्यादा अच्छे से चमकेगी। एक बार जल्दी से इसको कॉपी करके सीकेल कर दीजिए, तब तक मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूं। सर NH4 में ये वाली बात तो हो गई थी। HCl में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 19 होंगे, नहीं 19 नहीं 18 होंगे, क्योंकि क्लोरीन में 17 होते हैं, हाइड्रोजन में 1, है ना। सर आइसोटोप्स का यूज क्यों करते हैं? आइसोटोप्स का यूज नहीं करता, आइसोटोप्स होता है, नेचर में ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। चलिए सवाल करें क्या, जल्दी से बताइए, सवाल करें। सर पोल कैसे ज्वाइन करें? पोल ज्वाइन करने के लिए आप जब शायद चैट के साथ ऊपर में अपने स्क्रीन के ऊपर में देखेंगे, एक क्या कहते हैं, इस तरीके का सफेद रंग का इसे बना होगा डंडा, इसको आप क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। जब ये नीला होता है तो पोल ऑन है, जब ये नीला नहीं होता तो पोल बंद है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, आपने बोला यहां तक सारी बातें ठीक है। अब इसके बाद आराम आराम से सुनिएगा। यहां पे मैंने आपको क्या दिया सर? यहां पे मैंने आपको तत्व दिया और आपको यहां पे उसका RAM निकालना है, रिलेटिव एटॉमिक मास। तब तो मान लो मैंने दिया आपको कैल्शियम। कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? बस फटाफट बताते चलो, 2-4 करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, है ना। 2-4 करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर रिलेटिव एटॉमिक मास भी नहीं, पहले आप एटॉमिक मास निकालो, फिर आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकालो। तो आप बोलोगे सर कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना था सर? 40U। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? सिर्फ 40, बिना इकाई के साथ। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया सर, रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है? परमाणु का भार जो कि है 40U, और इसको अपन 1U से डिवाइड कर देंगे। तो 1 से डिवाइड करने पर मान में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यूनिट से यूनिट कट जाएगी। फिर अगर अपन ने बोला पोटेशियम का, आप बोलोगे पोटेशियम का परमाणविक भार होता 39U, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा 39। वहीं अगर हम बात करें सर किसका? फास्फोरस का। फास्फोरस का परमाणविक भार कितना होता है? तो फास्फोरस का परमाणविक भार जो है वो 31U होता है, और इसका रिलेटिव एटॉमिक मास 31 हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम आराम से सारी बातें निकल जाएंगी। ई है बैंडेड, चोट चैट लग गई थी, लाइट को वहीं पे लगा दो। हाँ बहुत ही बढ़िया, जल्दी से कॉपी कर लिया। सीकेएल का आंकड़ा 100 पहुंचा दीजिए, तब तक मैं इसको सेट करके आता हूँ। ये लो, इसको लेके चल जाओ बाहर, जाओ अम्मा को दिखा दो ये क्या है। जाओ अम्मा को दिखा दो, बोलो अम्मा नई चीज मिली है। अब तुम बाहर जाओ। चलो भाई इसको सेट कर दिया है ना। हाँ खाली स्टेपलर देके उसको भेज दिया है। अब वो अपना व्यस्त रहेगा, अपन आगे काम करते। सर इसको याद करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, इसको याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है इसको। अरे तुम्हें सिर्फ एटॉमिक मास याद करना, बाकी तुम सब निकाल सकते हो। सर आपके बच्चे का नाम क्या है? इसका ऋषि नाम है भाई। चलिए इसके बाद हम चलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पे। इसको अपन क्या बोलेंगे सर? इसको अपन बोलेंगे RMM, है ना। ये हो गया मास संख्या 4। मास संख्या 4 मतलब आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, जैसा वो वैसा ही है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। आप क्या बोलेंगे सर इसकी परिभाषा? जो वहां पे लिखा था वही, क्या? अणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के 12वें हिस्से के द्रव्यमान के सापेक्ष में। क्या मेरी बात समझ में? इसके सापेक्ष में, है ना। ठीक है, इसके सापेक्ष में अपन निकालते हैं। फिर आप बोलोगे सर इसका मतलब RMM, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, यानी कि आपेक्षिक आणविक द्रव्यमान, RMM, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये आप आणविक भार लिखो, और इसको आप किससे डिवाइड कर दो? इसको आप 1U से डिवाइड कर दो।
आणविक भार को किससे डिवाइड कर दो, 1U से। आणविक भार की भी इकाई क्या होती है, U होती है। तो आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड करने पर मान पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट यूनिट से यूनिट कट जाएगी, U से U कट जाएगा और ये इकाई रहित आ जाएगा, इसमें कोई इकाई नहीं होगी, इसकी कोई इकाई नहीं होगी, है ना। फिर अपन बोलेंगे इकाई इसकी कोई इकाई नहीं होती, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, है ना, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। फिर वही बात, अगर आरबीआई लिखना है तो आपको क्या करना है सर, आप मॉलिक्यूलर मास लिखो और उसमें से यूनिट हटा दो, आप मॉलिक्यूलर मास लिखो उसमें से यूनिट हटा दो, ठीक है। आप मॉलिक्यूलर मास लिखो उसमें से यूनिट हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा सर, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास यानी कि आरएमएम। बता दो, अबे क्या बता दो भाई, क्या बताना है। सर लाइव में डाउट कैसे पूछा जाए, लाइव में डाउट पूछने के लिए आपको स्लाइड पे जाना पड़ेगा, आपके उसमें ऑप्शन आता है नीचे की तरफ, अगर आप देखिएगा स्लाइड का ऑप्शन आता है ना, हाँ स्लाइड के ऑप्शन पे आप जाके डाउट पूछ सकते हैं, स्लाइड को क्लिक करके, ठीक है। हाँ लाइव चैट को हटाने के बाद आता है, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलिए कॉपी कर लिया, एक बार जल्दी से सीकेल कीजिए। अभी तक आप देख रहे हो क्या था सर, अणु का द्रव्यमान, परमाणु मतलब परमाणु का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान। एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणविक भार कहते हैं, एक अणु के द्रव्यमान को आणविक भार कहते हैं। उसको अगर अपन सापेक्ष में निकाले, किसके, कार्बन 12 के 12वें हिस्से के सापेक्ष में निकाले, तो रिलेटिव परमाणु के लिए परमाणविक भार कह देते हैं, आरएम कह देते हैं, और इसके लिए आरएमएम कह देते हैं। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अपन लिखते हैं अणु, यहाँ पे अपन लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे अपन लिखते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। चलिए CO2 का बता दीजिए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्या, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, चेक 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 चेक, यहां तो बढ़िया एकदम दिख रहे, टना टन है। बहुत ही बढ़िया, देखो प्रियांशी दीदी ने तुरंत आंसर भी दे दिया। क्या हो जाएगा सर, CO2 का भार अगर आप निकालेंगे तो ये होता है, मॉलिक्यूलर मास में यूनिट होती है 44U और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 44। उसी तरीके से अगर मान लो अपन अमोनिया लिख देते हैं यहाँ पे, अमोनिया, अमोनिया का भार कितना होता है, आप बोलेंगे अमोनिया का भार होता है 17U और इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 17 हो जाएगा, सिर्फ 17, सिर्फ। चमक गई बात, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर है, मक्खन हो गया है, चमका, एक बार चमका का आंकड़ा पहुंचा दीजिए 100 के पार, चमका और सीकेएल दोनों को 100 के पार पहुंचा दीजिए। फिर अगले पेज पे चलते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे, अब हम पहले पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मास, औसत आणविक भार, ओ सॉरी औसत परमाणविक भार। जल्दी से एक बार इसको कॉपी करके सीकेएल कर दीजिए फटाफट। लेकिन मेरी एक बहुत प्यारी बात ध्यान से सुनना भाई, है ना, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर डाउट ले लीजिए, बिल्कुल डाउट ले लेता हूं। मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि इन सब चीजों का कई बार आपको महत्व तो बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, आपको लगेगा अरे ये तो हल्की चीजें हैं, तो हमें आती हैं। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं रहा आपका, तो आगे के चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। तो जितनी भी चीजें आज लिखवा रहा हूं, प्लीज सबको, है ना, प्लीज सबको एक बार पढ़िएगा जरूर, प्लीज सबको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे आपके एवरेज एटॉमिक मास की, है ना। किसकी बात करेंगे सर, लिखिए एवरेज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से मतलब एटम से ही रिलेटेड होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं हिंदी में कहेंगे औसत
परमाणविक भार या द्रव्यमान। अपन इसको AAM आम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? आम से रिप्रेजेंट करेंगे। सर RMM को फिर से एक बार, RMM कुछ नहीं होता है सर, MM लिखो और यूनिट हटा दो, बस MM लिखो और यूनिट हटा दो। समझे क्या? मॉलिक्यूलर मास लिखो, यूनिट हटा दो, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बन गया। सिंपल सिंपल सिंपल। तो औसत आणविक भार की जब भी हम बात करेंगे, इसका जन्म क्यों हुआ ये समझते हैं पहले। तो कब इस्तेमाल करते हैं सर? जब कोई औसत परमाणविक भार, कब इस्तेमाल करते हैं? जब कोई तत्व समस्थानिकों के रूप में, समस्थानिकों के रूप में पाया जाए। किसके रूप में पाया जाए सर? समस्थानिकों के रूप में अगर पाया जाने लगे, उसके समस्थानिक का मतलब क्या है सर? उसके आइसोटोप्स मिले हमें। क्या मिले? आइसोटोप्स कहते हैं इनको। अगर आइसोटोपिक फॉर्म में हमें कोई तत्व मिल रहा है, तब उस केस में हमें उसके लिए हम नॉर्मल एटॉमिक मास नहीं निकालते हैं, हम परमाणविक भार नहीं निकालते हैं, उसके लिए हम औसत परमाणविक भार निकालते हैं, है ना। उसके लिए AAM ज्ञात किया जाता है। AAM ज्ञात किया जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने कंचे खेले हैं सर? कंचे खेले, कंचे मतलब गोली। कितने बच्चे ऐसे जो कंचों के बारे में जानते हैं, गोलियों के बारे में जानते हैं? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते जाइए, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से स्पैम कीजिए। बताइए। मैंने खेला है या देखा है कितने लोगों ने? मैंने भी खेला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, आप कंचा खरीदने जाते हो तो क्या, जैसे आप जब कंचे खरीदने जाते हो, हम मानते हैं अभी वो टूटा फूटा नहीं है, कंचे आप खरीदने जा रहे हो, क्या सभी कंचे एक समान होते हैं? है ना। मतलब आप एकदम पैनी निगाहों से मत देखो, लगभग लगभग सारे कंचे एक समान होते हैं, सारे गोली जो होते हैं वो एक समान होती है कि नहीं होती है? क्योंकि अब सारी गोली या सारे कंचे एक समान होते हैं। हाँ सर, मैं तो कंचों का चैंपियन था, है ना। जब भी बाहर जाता था 2 डब्बे कंचे जीत के ही आता था। कंचों की मेरी कहानी है एक बार बड़ी प्यारी। मैंने अपने जीवन में पहली बार जब कंचा खरीदा था, कितनी मासूमियत के कारण खरीदा था, सुनोगे तो पागल हो जाओगे। मेला लगा था, मेले के टाइम पे हमें पैसे मिला करते थे, 2 रुपए मिले मुझे। मतलब उस टाइम पे 2 रुपए में समोसे वमोसे आ जाते थे, तो एक बच्चा क्या करेगा, एक समोसा खा लिया, खुश है। 1 से 1.5 रुपए में समोसा आ जाता था, 2 रुपए में तो चाट बना के दे देते थे। तो मुझे 2 रुपए या 5 रुपए मिलते थे। मैं घूमते घूमते मेले में एक दुकान पे गया, दुकान में कंचे रखे थे। मैंने बोला कैसे? तो उन्होंने बोला 1 रुपए के 20 कंचे। ओ भाई, मैंने अपने जीवन में आज तक कोई भी चीज 1 रुपए की 20 मिलते हुए देखी ही नहीं थी। मैंने बोला ये तो जैकपॉट है भाई, है ना। कोई भी सामान लेने जाओ तो 1 रुपए का उस टाइम पे 2 3 ऐसे मिलता, गोलगप्पे भी 3 मिल जाते थे 1 रुपए के, और ये तो 1 रुपए का 20 मिल रहा है। मैंने बोला जल्दी से दे दो, इससे पहले तुम पलट जाओ। तुम 1 रुपए के 10 कर दो, इससे पहले 2 रुपए का दे दो मेरे को। उसने 2 रुपए के 40 कंचे दे दिए। भाई 40 कंचे ले तो लिए मैंने, रखूं कहाँ? पन्नी वन्नी देते नहीं थे, तो जेब में रख लिया। 40 कंचे जब जेब में रखे, छोटा सा बच्चा हाफ पैंट पहन के बाजार गया, भाई पैंट ही सरकने लगी। 40 कंचे भाई, 20 इधर 20 इधर। मेला घूमने गया हूं, ऐसे पैंट पकड़ा हुआ है, क्योंकि कंचों को भी जाने नहीं दे सकता। है ना। हाँ, कंचों को भी जाने नहीं दे सकता भाई। सर आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 29 ईयर्स है ना। कंचों को भी जाने नहीं दे सकता भाई, तो ऐसे पैंट पकड़ के घर पहुंचा हूं, है ना। क्या मासूमियत थी, बस मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। मतलब मैं इतना छोटा था कि मैंने कंचे खेलते हुए भी नहीं देखा था लोगों को।
मैंने बस इसलिए ले लिया क्योंकि पहले तो मुझे बॉल की तरह दिखा कि अबे इसको तो बॉल बना के खेल सकते हैं, पहली चीज। दूसरा मुझे दिखा कि यार 1 रुपए के 20, इतना सस्ता। मैं तो एक कितने का मिलेगा कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा था। खैर वापस आते, लेट्स कम बैक। तो आपने बोला ये लगभग एक समान होते हैं ना, ये लगभग एक समान होते हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो एक कंचे का भार, अगर एक कंचे का भार अपन मान लेते हैं 20 ग्राम, तो 20 कंचे का भार कितना होगा बताइए। अगर एक कंचे का भार 20 ग्राम है तो 20 कंचे का भार कितना होगा बताइए। सर आम का फुल फॉर्म, अबे आम एवरेज एटॉमिक मास। गजब आदमी हो यार। है ना, हाँ बताइए। और ये एकदम सच्ची घटना भाई, मैं वही कह रहा हूं, ये मेरी मासूमियत है, ये मेरी मासूमियत थी उस टाइम पे। आज मैं सोचता हूं, है ना, आज मैं सोचता हूं मुझे हंसी आती कि अबे भाई क्या ही कर रहा था। तो एक कंचे का भार अगर 20 ग्राम है तो 20 कंचों का भार कितना होगा। आप बोलोगे सर 20 कंचों का भार 400 ग्राम हो जाएगा, है ना, 20 कंचों का भार 400 ग्राम हो जाएगा। मेरे जेब में 40 कंचे थे, 800 ग्राम, 1 किलो चीजें, है ना। और बचपन में वैसे भी पैंट वैंट टाइट आती नहीं है, पतला दुबला एकदम, क्या बोलते हैं, सिकिया पहलवान था मैं। तो अब आप उसको छोड़ो, ऐसा समझो, इसका मतलब यहां पे सबका द्रव्यमान समान है सर, सबका द्रव्यमान एक समान है। लेकिन दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आलू लेने गए भाई तुम, आलू, क्या हर आलू का साइज समान होता है नहीं होता। हर आलू का साइज समान होता है कि अलग अलग होता है ना। सर आपने फिर खेले हैं कि नहीं, हाँ तब जब ले आया तब तो खेलना ही पड़ेगा ना यार। बताओ, आलू का साइज समान होता है क्या, कि कुछ आलू छोटा कुछ बड़ा ऐसा हो जाता है, बताइए, बताओ भाई, बोलो। बताओ भाई, क्या लगता है, आलू का साइज जो है वो समान होता है क्या। तो आप बोलोगे नहीं सर, जैसे देखो ये एक आलू बहुत बड़ा है, ये एक आलू उससे थोड़ा छोटा है, ये एक आलू उससे और ज्यादा छोटा है। अलग अलग आलू का आकार अलग अलग होता है, क्योंकि साइज डिफरेंट होता है। क्योंकि साइज डिफरेंट होता है तो द्रव्यमान भी अलग अलग होगा। इन तीनों आलू का द्रव्यमान सेम होगा या अलग अलग होगा, आप बोलोगे अलग अलग होगा सर। क्यों, क्योंकि आकार डिफरेंट है। इन तीनों आलू का द्रव्यमान अलग अलग होगा। अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है, अब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि भाई क्योंकि इन सभी का आकार अलग अलग है, मतलब आप समझ लो ये अलग अलग समस्थानिकों के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। ये सभी अलग अलग समस्थानिकों के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग समस्थानिकों के रूप में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि एक एक ही तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं वो भी अभी लिखवा देता हूं। एक ही तत्व के डिफरेंट परमाणु, जिनका क्या कहते हैं आपका, परमाणु क्रमांक तो समान है बट परमाणुिक भार अलग है। इसका भार ज्यादा है, उसके बाद इसका भार थोड़ा सा कम है, इसका भार और कम है ना। क्या मेरी बात समझ रहे हो क्या। इसका भार ज्यादा है, इसका भार थोड़ा सा कम है, इसका भार बहुत ही कम है। अब भार अगर अलग अलग है तो क्या करेंगे भाई, तो फंस चुके हैं हम। भार अलग अलग है तो क्या करेंगे भाई, फंस चुके हैं हम। तो इसको सॉर्ट करने के लिए इन्होंने बोला कि अब आप ऐसा मत करो, आप आलू का भार कुछ मत मानो, आप इन तीनों का औसत निकाल लो। इन तीनों का क्या करो, औसत निकाल लो। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो हाँ है ना। किसको किसको आलू चाहिए जल्दी से बताओ। उसको, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई क्या। तो आपने बोला इस वजह से ऐसा करते हैं। कुछ बच्चे आइसोटोप का मतलब जानना चाहते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं। वैसे अगले चैप्टर में हमें पढ़ना ही है आइसोटोप्स, जिसको अपन समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक क्या होता है ये देखिए, परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो पर परमाणुिक भार
भिन्न हो उसे हम क्या कहते हैं सर? समस्थानिक कहते हैं, उसे आइसोटोप्स कहते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, आराम से देखिएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का H11, H12, H13, ये है आपका, इसको हम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। तीनों का भार अलग है, इसका भार 1 है, इसका भार 2 है, इसका भार 3 है। इसको हम प्रोटियम के नाम से जानते हैं, इसको हम ड्यूटीरियम के नाम से जानते हैं, और इसको हम ट्रीटियम के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन पर्यावरण में परमाणु क्रमांक तो 17 ही होता है, ये तो बदल नहीं सकता, बट एक का भार होता है 35, एक का भार होता है 37। तो क्लोरीन भी 2 समस्थानिकों के रूप में मिलता है। तो अगर ये समस्थानिक आ गए और आपने एक परमाणु उठाया, उसका भार या तो 35 होगा या तो 37 होगा, है ना? तो हम क्या माने, 35 माने कि 37 माने? लोगों ने बोला आप दोनों ही मत मानो, हम औसत ले लेते हैं। और ये औसत भी किस तरीके का औसत, ये समझना। एक औसत क्या होता है? सबको जोड़ा, कुल संख्या से डिवाइड कर दिया। इसको हम एकदम नॉर्मल एवरेज कहते हैं, सबसे देसी भाषा का एवरेज है ना? तो देसी भाषा का एवरेज अपन इसमें करेंगे। एक बार इसको कॉपी करके सीके लिखिए, अगले पेज पे इसका फॉर्मूला करते हैं, फिर सवाल करते हैं। है ना? हाँ, चलिए कॉपी कीजिए। सर एनसीईआरटी पंच हिंदी में अवेलेबल कराओ प्लीज। एनसीईआरटी पंच पे शायद काम चल रहा है, जैसा जहां तक मुझे पता है इस साल कई सारी किताबों पे काम चल रहा है ना? हाँ, इस साल कई सारी किताबों पे काम चल रहा है ना? हिंदी माध्यम में मजे की बात यह है, हिंदी माध्यम में भी जैसे अंग्रेजी माध्यम में मेडिजीज आती है टीचरों की, है ना, उसी तरीके से हिंदी माध्यम पे भी मेडिजी पे काम चल रहा है। ठीक है, भौतिक रसायन की मेडिजी पे काम चल रहा है, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पे भी चल रहा है, और इनऑर्गेनिक पे भी चल रहा है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लिया सभी ने? सर आलू रख दो, मम्मी मारेगी। पिट जाऊंगा यार तुम्हारे लिए, थोड़ा बहुत पिट जाऊंगा यार। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास, AMM का जो फॉर्मूला होता है, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ना? हाँ, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। समस्थानिक का भार। सर संडे को पेपर है? इस संडे को नहीं होगा भाई। पहला पेपर PW में 21 दिन के बाद होता है। पहला पेपर 21 दिन के बाद होता है। शुरू के 1 या 2 पेपर 21-21 दिनों के बाद होते हैं, उसके बाद पेपर जल्दी होना चालू करते हैं। तो समस्थानिक, है ना, 1 का भार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रचुरता से, प्लस समस्थानिक दो का, समस्थानिक 2 का भार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रचुरता से, और इसको पूरे को डिवाइड कर देंगे कुल प्रचुरता से। कुल प्रचुरता, ये हमें औसत परमाणविक भार दे देगा। ये हमें औसत परमाणविक भार दे देगा। सवाल करें क्या? कुछ कुछ जल्दी से बताइए, सवाल करें क्या? सवाल करने के लिए आप तैयार है तो बताइए। सर एसएम स्कैम करा दो। अभी एसएम स्कैम रुक जाओ भाई, एसएम स्कैम का समय होता है ना? मौसम माहौल बना के एसएम स्कैम दिया जाता है। सर प्लीज पीवाईक्यू की बुक की PDF अपलोड कर दो चैनल पर। पीवाईक्यू चैप्टर वाइज करूंगा, चैप्टर खत्म हो जाने दो फिर पीवाईक्यू दूंगा आपको। अभी देने का कोई मतलब नहीं है ना? अभी देने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम चैप्टर आधा जब हो जाएगा तब पीवाईक्यू का कोई असली में मतलब होता है। जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, क्लोरीन 35 तथा 3 और 5 है ये, तथा क्लोरीन 33 के रूप में पाया जाता है। क्लोरीन जो है वो 37 और 35 दो समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है ना? यदि क्लोरीन 35 75% प्रचुर है ना, तो
क्लोरीन का औसत परमाणविक भार कितना होगा, ये आपको बताना है। इसका औसत परमाणविक भार कितना होगा ये आपको बताना है। कैसे निकालेंगे? सर आपके यहाँ बारिश हो रही है, मेरे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मैं रहता हूँ हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, मतलब दिल्ली एनसीआर में ही। और क्या कहते हैं आपकी जैसे मैम जो है ना, वो भी जॉब करती है। तो कल मैं उनको लेने गया था, ऑफिस के बाद मैं पिक करने गया। उनका ऑफिस हमारे घर से भाई 4 किलोमीटर है। कल मुझे घर से ऑफिस उनके पहुंचने में लगे हैं 2.5 घंटे। सोचो 2.5 घंटे कार में रहा हूं मैं, सिर्फ 4 किलोमीटर जाने के लिए। इतना बुरा हाल है। सर प्रचुरता का मतलब क्या होता है? प्रचुरता का मतलब कौन कितनी अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। प्रचुरता का सीधा सीधा मतलब आप समझना मात्रा। जिसकी मात्रा ज्यादा उसकी प्रचुरता ज्यादा, जिसकी मात्रा कम उसकी प्रचुरता कम। सर बुक इस ईयर आ जाएंगे क्या? बुक पे काम बहुत जोर शोर से चल रहा है ना। फिजिकल और ऑर्गेनिक की बुक पे अभी प्रायोरिटी बेसिस पे काम चल रहा है ना। हाँ, फिर इनऑर्गेनिक की बुक आएगी। टीचर्स अभी मैं नाम रिवील नहीं करूंगा कौन कौन सी बुक लिख रहा है। 3 बुक 3 अलग अलग टीचर्स लिख रहे हैं। शायद फिजिक्स पे भी काम चल रहा है और बायोलॉजी पे भी चल रहा होगा, जहां तक मुझे अनुमान है। तो अपन क्या करेंगे सर? अपन बोलेंगे सबसे पहले इसको करने का तरीका, भाई साहब आप लिख लो आइसोटोप्स। क्लोरीन है 35, क्लोरीन है 37। इसकी प्रचुरता कितनी है? मैं दे रखी 75%। अब आप मेरे को एक बात बताना, सर इस पूरे ब्रह्मांड में टोटल क्लोरीन कितने होगी? इस पूरे ब्रह्मांड में टोटल क्लोरीन कितना होगा? सर आप क्या आलू मीठे हैं क्या? मेरे आलू ही नहीं है भाई। हाँ बताइए, बोलो भाई। अगर क्लोरीन पूरा इस ब्रह्मांड में जो सब क्लोरीन है सबको जोड़ देंगे तो कितना प्रतिशत बनेगा? कब तक मिल नहीं पाएगी बुक? पब्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है। बुक के पब्लिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है भाई, है ना। इतनी जल्दी ये सारे काम नहीं होते। 100 तो आप बोलोगे सर कुल प्रचुरता जो है ये तो 100% ही होगी, है ना। अगर कुल प्रचुरता 100% है और ये 75% है तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? आप बोलोगे भैया ये 25% हो जाएगा। अब फॉर्मूला में फेंक के मारो, क्या आप बोलोगे? एवरेज एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? समस्थानिक एक का भार। किसके बराबर हो जाएगा? समस्थानिक एक का भार। समस्थानिक एक हमने इसको मान लिया, तुम किसी को भी एक मान सकते हो, हमने इसको एक मान लिया। इसका भार कितना है? 35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी प्रचुरता से। इसकी प्रचुरता कितनी है सर? 75। प्लस हमने क्या किया सर? समस्थानिक 2 का भार। प्लस हमने क्या किया? समस्थानिक 2 का भार कितना है सर? 37। इसको मल्टीप्लाई किससे किया सर? इसकी प्रचुरता से। ये कितना है सर? 25। और पूरे को डिवाइड कर दिया किससे? कुल प्रचुरता जो कि है 75 प्लस 25 यानी कि 100। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 35.5। इसका मतलब इस वजह से क्लोरीन का भार हमें 35.5 लेना पड़ता है। इस वजह से हमें ये लेना पड़ता है। इस वजह से हमें ये बात लेनी पड़ती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और एक मजे की बात आपको बता देता हूं। एक सवाल देता हूं, उसको करके बताना। तुम्हें अगर मजा आएगा तो बताना, है ना। कुछ ट्रिक्स वाले सवाल करते हैं अपन, कुछ ट्रिक्स वाले सवाल करते हैं ना। हाँ नहीं 35.5 आएगा, 35.5 आएगा, है ना। हाँ इसको अच्छे से सॉल्व करोगे 35.5 आएगा बिल्कुल। सर एनसीईआरटी पढ़नी है क्या? एनसीईआरटी कब कहां और कितनी पढ़नी है ये मैं बताऊंगा, बिल्कुल डरिए मत। सर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं m1 इंटू x1 प्लस m2? हाँ m1 इंटू x1 लिख सकते हो, बट x फिर मोल फ्रैक्शन से आप आगे कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। हाँ चलिए कॉपी कर लीजिए। सर हमारे यहाँ गोली बोलते हैं। हाँ मेरे उधर भी गोली बोलते हैं, बट कंचा थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा कॉमन टर्म है। जैसे हम बाट की बात कर रहे थे, नॉर्दर्न हिस्सों में बाट बोलते हैं उसको, हमारे उधर उसको बटखारा बोलते हैं। सर रेशियो लेके भी कम कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका तुम्हें देखो, गणित सिखाता हूं। आओ देखो, आपने बोला सर 35 इंटू 75 है ना, प्लस 37 इंटू 25 है, और नीचे क्या है 100। तो 100 को तो छोड़ दो, 100 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। अबे 100 से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना। 100 का हम क्या करेंगे? छोड़ दो, जाने दो, 100 को जाने दो। ऊपर से 25 कॉमन ले लो। तो आपने बोला ऊपर से 25 कॉमन ले लिया, 25 कॉमन लिया तो यहां पे हमारे पास बचा 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1, है ना।
और नीचे 100 है। अभी 100 को 100 रहना दो, 100 को कभी भी काटते नहीं, आपने 100 को काटा 100 आपका काट लेगा। फिर अपन क्या कर सकते हैं सर, 37 को भी अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, 35 के तरीके से लिख सकते हैं, बट छोड़ दो यार, अब इसको कैलकुलेट कर लो, ये छोटा हो गया है, कैलकुलेट करके आंसर मार दो। सर हमारे यहाँ कंचुक तिरंगा बोल देते हैं। सर आम की यूनिट वही होती है यू। अंततः ये है तो एटॉमिक मास ही ना, ये है तो एटॉमिक मास ही ना, एवरेज करके निकाल रहे हैं, एवरेज करके निकाल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं सर। इसके बाद अगले पेज पे एक छोटा सवाल देता हूं, सवाल के साथ आज का लेक्चर अपन मारेंगे एंड यहीं पे, और कल शुरू हो जाएगा मोल का क्या बोलते हैं, मोल की गणना, मोल का कैलकुलेशन कल शुरू हो जाएगा। नहीं 34.5 आए। अबे तुम एक बात सोचो, 35 और 37 का औसत खुद ही सोचो, इनके बीच में ही आएगा ना यार। अबे 35 और 37 का औसत कभी भी 38 या 34 थोड़ी आ सकता है, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, इससे अधिक तो हो ही नहीं सकता। अबे हाँ या ना बोलो। एक छोटा सवाल देता हूं, देखे तुम दिमाग लगा के करना है इसको, है ना, दिमाग लगा करना। क्वेश्चन है, तत्व ए दो समस्थानिक ठीक है, A10 तथा A11 के रूप में पाया जाता है, पाया जाता है। A10 की प्रचुरता 20% है, तो उसका AAM होगा ऑप्शन ए 10.5, ऑप्शन बी या 2 लिख देता हूं 10.8, ऑप्शन 3 10, ऑप्शन 4 11। इसमें मैं आपको टाइम देता हूं 45 सेकंड का, बट ये 15 सेकंड का सवाल है भाई साहब, 15 सेकंड का सवाल है, ये 15 सेकंड का सवाल है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, फिर आज की क्लास करेंगे अपन समाप्त। बाहर बहुत बेहतरीन बारिश हो रही है ना, बाहर बहुत बेहतरीन बारिश हो रही है, लेकिन जहां बारिश होनी चाहिए वहां बारिश हो ही नहीं रही है। जहां बारिश, जैसे हमारे गांव में, मेरा गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, वैसे मेरा जन्म, देखो यार मैं पूरे इंडिया में घूम चुका हूं, है ना। हाँ, मेरा जन्म झारखंड के धनबाद जिले में हुआ है, पढ़ाई लिखाई भी वहीं से हुई है, बीटेक भी धनबाद से ही हो गया है ना। हाँ, किस्मत थी कि वहीं पे कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल गया तो वहीं से पढ़ाई कर ली अपन ने, है ना। बीटेक भी धनबाद में ही हो गया, अच्छा कॉलेज था धनबाद में, मेरी किस्मत। उसके बाद मैं बाहर निकला, फिर कभी धनबाद जा नहीं पाया, फिर उसके बाद मैं अपने जीवन में अधिकतम अपने शहर में अधिकतम 15 दिन रहा हूँगा। 2017 में मैं पास आउट हुआ हूँ, 2017 के बाद से आज हो चुका है 2026। कोविड के टाइम को हटा दो, कोविड का टाइम एक अलग टाइम था, उसके अलावा मैं अपने घर पे 15 दिन रहा हूँगा, सब मिला के, कोविड छोड़ के बाकी सब दिनों को मिला के 15 दिन रहा हूँगा बीते 9 सालों में। तो इसको करेंगे कैसे सर, इसको करने का सिंपल तरीका है, एक तो तुम फॉर्मूला लगाओ, दूसरा सीधा सीधा दिमाग। सर हमारे पास है A10 और हमारे पास है A11, मेरी बात सुनना सर, मैं ऐसे बोल देता हूं, ये है 11, ये है 10। अगर दोनों 50-50 होते, अगर दोनों 50-50 होते, अच्छा पहली बात यह है, क्योंकि 10 और 11 है तो 10 और 11 तो आंसर हो ही नहीं सकता, औसत हमेशा बीच में आएगा, औसत हमेशा बीच में आएगा, है ना, औसत हमेशा बीच में आएगा। तो आप बोलोगे अगर 10 और 11 है, अगर 10 और 11 है बेटा, तो आप बोलोगे सर 10 और 11 में अगर दोनों 50-50 होते तो एकदम बीचों बीच, 10 और 11 का बीच क्या है, 10.5 जाता। लेकिन क्या ये 50-50 है? आप बोलोगे नहीं सर ये 50-50 है ही नहीं। अगर 50-50 होता, अगर ये 50-50 होता, अगर ये 50-50 होता 10.5 आंसर आता, बट ये 50-50 भी नहीं है भाई, ये किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है? तो आप बोलोगे A11, जैसे A10 का जो प्रचुरता है वो 20% है, A11 की प्रचुरता जो है वो कितनी है, 80% हो जाएगी, तो A11 के ज्यादा समीप है, आंसर भी A11 के पास होगा। इसका मतलब आंसर कहीं यहां पे आना चाहिए, A 10.5 से बड़ा,
और 11 से छोटा और 10.5 से बड़ा एक ही विकल्प दे रखा था। मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल बनाया कि आप बिना मेहनत किए सवाल कर सके, है ना। वैसे तो मेहनत करके सवाल आप कर ही लोगे, बट बिना मेहनत किए सवाल कर सके। अब इसमें देखो, इसमें 11% लोगों ने 10 ऑप्शन मार्क कर दिया है। 10 हो ही नहीं सकता यार, औसत मास कभी भी एग्जैक्ट मास के बराबर आ ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? तो चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे करेंगे समाप्त। मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूंगा, समरी की बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा सर? आज की क्लास में हमने एटॉमिक मास तथा मॉलिक्यूलर मास सीखा। उसके बाद हमने राम सीखा, राम तथा आरएमएम सीखा। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास सीखा। जिस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास होता है उसी तरीके से एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी होता है, लेकिन ये मुझे आप याद दिलाना, ये मुझे आप याद दिलाना, है ना, ये मुझे आप याद दिलाना। सर 10.2 कैसे आएगा यार? आपने किया 10 × 20 + 11 × 80 बटे 100। 100 से एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो तो 10 दूनी 20 हो गया, 11 8 88 हो गया। इसको अपन ने डिवाइड किया 10 से, जोड़ोगे तो 108 बटे 10 कितना आएगा? 10.8 आ जाएगा, 10.8 आ जाएगा, है ना। फिर आपने प्रचुरता गलत ले ली है सर। क्या मेरी ये बात आपको समझ में आ गई? जल्दी से बता दीजिए यस और नो। तो ये सारी बातें हमने करी। कल की क्लास से मोल का कैलकुलेशन और सारी मजेदार बातें शुरू होने वाली हैं। कल की क्लास में बेहतरीन तरीके से अपन और काम करेंगे। होमवर्क मैं आपको अभी दे देता हूं। अब आप डीपीपी संख्या 1, डीपीपी 1 आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है सर? नोट्स रिवाइज करना है। और आपको क्या करना है सर? नोट्स रिवाइज करने के बाद आपको अपने क्या कहते हैं, क्लास के होमवर्क को करना है, जो मैं अभी दूंगा। क्लास के होमवर्क अभी क्लास एंड करके मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको आपको करना है, उसको आपको करना है। ये सारा का सारा आपका होमवर्क रहेगा। मैं जाते जाते कुछ डाउट्स देख लेता हूं, है ना, नॉन एकेडमिक डाउट। सर समझ नहीं आया, दीदी को क्या समझ नहीं आया देख लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है दीदी, आप अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा तो आप पहले फॉर्मूला लगाना सीखिए। AMM किसके बराबर हो जाएगा? 10 समस्थानिक का भार 10 इंटू इसकी प्रचुरता 20 प्लस समस्थानिक का भार 11। अगर 10 वाले की प्रचुरता 20 है तो 11 वाले की प्रचुरता 80 हो जाएगी। 100 से माइनस करके निकाल लिया 11 × 80 और इसको 100 से डिवाइड कर दिया। पहले ऐसे सीखिए, जब आप ऐसे सीख जाइएगा तब कॉन्सेप्ट लगाने में ज्यादा मजा आएगा, तब कॉन्सेप्ट लगाने में ज्यादा मजा आएगा, है ना, तब कॉन्सेप्ट लगाने में ज्यादा मजा आएगा। सर एक साथ 2 टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कैसे पढ़ूं। आपको एक टीचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस पर भरोसा करना पड़ेगा। आप जब उस पर भरोसा कीजिएगा तभी अच्छा कर पाइएगा। सर पीडब्ल्यू में पेपर कैसे होते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? अभी आपके पेपर ऑनलाइन ही होंगे सारे के सारे। एक टेस्ट शायद आपको ऑफलाइन देने का मौका मिलेगा, वो जब होगा तब आपको पता लग जाएगा। सर 34 होगा। 34 कौन सा होगा भाई? 34 कैसे हो जाएगा यार? सर परसेंटेज नहीं हटाएंगे। परसेंटेज क्यों हटाना? अबे देखो, ऊपर भी परसेंटेज है और नीचे भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज अपने आप से कट जाएगा ना यार, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, है ना, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। और जाते जाते, है ना, जाते जाते मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको आज के लेक्चर में AM MM समझ में आ गया तो AM MM लिख करके दिल बना दीजिएगा। फिर राम और RMM लिख करके दिल बना दीजिएगा। और लास्ट में AAM लिख करके दिल बना दीजिएगा कि मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। प्लीज घर पे वापस इन सब चीजों को दोहराइएगा, क्योंकि आपने पिछले बार रिवीजन नहीं किया था, यही आपकी सबसे बड़ी कमी थी। नोट्स आपको सबके पास मिल जाएंगे, बाकी सारी चीजें सबके पास मिल जाएगी। जिस चीज से आप चूक गए थे वो था रिवीजन और अच्छे सवालों का करना। सवाल धीरे धीरे हम बढ़ाते जाएंगे, लेवल और सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। एक बार कॉन्सेप्ट्स और अच्छे वाले आने दो। इसी के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पे समाप्त। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। और होमवर्क मैं आपको दे दूंगा भाई, है ना, होमवर्क मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी क्लास खत्म करने के बाद। देख लीजिएगा जब क्लास नोट्स अपलोड होंगे आपकी बायोलॉजी क्लास के बाद।